आ रही आवाज? चलो ठीक है। सो नेक्स्ट आपके पास में है केस स्टेबिलिटी की बात कर रहे थे हम, स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स। स्टेबिलिटी में आपने एक केस डिस्कस करा था। केस था आपके पास में, कौन सा केस था कि वही जिस समय भी आपकी सॉइल कैसी है, ड्राई सॉइल है, एक तरह से सॉइल इज ड्राई सॉइल, ड्राई हो या फिर पार्शियली सैचुरेट हो, ड्राई हो या फिर आप पार्शियली सैचुरेटेड हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों में सेम आएंगे। चाहे तो लिखना चाहो वहां पे लिख लो मॉइस्ट, ड्राई के साइड में स्लैश करके लिख लो मॉइस्ट सॉइल। जो केस लिखा था ना फर्स्ट आपने कि ड्राई, ड्राई के साइड में लिख लो मॉइस्ट सॉइल। मॉइस्ट सॉइल। अब नेक्स्ट आपके पास में क्या है केस? सो नेक्स्ट ऑफ द केस है आपके पास, कौन से वाला लिखा हुआ? व्हेन सॉइल इज इन स्लोप इज इन सबमर्ज कंडीशन। जिस समय पे स्लोप कौन सी कंडीशन में? सबमर्ज कंडीशन में। इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा? जस्ट ये चेक करना है, सिंपल चीज है। तो देखो एक सिंपल सी यहाँ पे चीज है, आपको ये बताया हुआ है कि पॉइंट आपको बता रखा है स्टार्टिंग में कि मोस्ट ऑफ द जो भी प्रॉपर्टी होती है, आपने इफेक्टिव स्ट्रेस जब पढ़ा था, इफेक्टिव स्ट्रेस में आपने एक पॉइंट लिखा था। क्या पॉइंट था आपके पास में कि सॉइल के सारे जो भी फंक्शंस है ना, मोस्टली प्रॉपर्टीज हैं, कंप्रेसिबिलिटी हो गया, कंसोलिडेशन हो गया, सेटलमेंट हो गया, स्टेबिलिटी हो गई, ये सब किस पे डिपेंडेंट है? इफेक्टिव स्ट्रेस पे डिपेंडेंट होते हैं। दे ऑल आर द फंक्शंस ऑफ द इफेक्टिव शियर स्ट्रेंथ, दैट इज आल्सो फंक्शन ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेस। ये भी एक इफेक्टिव स्ट्रेस का ही फंक्शन है। ठीक है, ये पॉइंट हमको पता है कि किसके फंक्शन है सारे? इफेक्टिव स्ट्रेस के फंक्शन है। सो अगर एक आगे के लिए अब बिल्कुल लास्ट तक जितने भी टॉपिक आपके चलेंगे ना, एक रूल बना लो कि जब भी हम वाटर टेबल से नीचे की बात करेंगे, जब भी आपकी सॉइल सबमर्ज होगी पूरी तरह से किसमें? वाटर टेबल में। वाटर टेबल के नीचे होगी, सबमर्ज होगी पूरी तरह से वाटर में। आगे जितने भी केसेस आएंगे आपके पास, बहुत अभी चलने वाले हैं केस, लास्ट तक फाउंडेशन तक चलेंगी चीज आपकी। जब भी आपकी सॉइल पूरी तरह सबमर्ज रहेगी किसमें? वाटर में, आप हमेशा क्या लेके चलोगे? गामा सबमर्ज। क्या कंसिडर करके चलेंगे? गामा सबमर्ज, क्योंकि सारे के सारे किसके फैक्टर्स हैं? इफेक्टिव स्ट्रेस के ही फंक्शंस हैं मोस्टली सब। आप कोई भी उठा लो, सेटलमेंट हो गया, बियरिंग कैपेसिटी हो गई सॉइल की, ये तो लिखा है इनफैक्ट हमने स्टार्टिंग में नोट करके लिखा है ना, बियरिंग कैपेसिटी, सेटलमेंट, कंसोलिडेशन। अब इनफैक्ट कंसोलिडेशन कैसे फंक्शन है वो तो बताया होगी आपको, तो पूरी कहानी सुनाई थी तरजागी थ्योरी की, वही तरजागी के हिसाब से कैसे कंसोलिडेशन होता है, उसमें किसका फंक्शन निकल कर आ रहा था? जब इफेक्टिव स्ट्रेस चेंज होना शुरू हुआ तभी तो आपके पार्टिकल पास पास जाने शुरू हुए थे, या टोटल स्ट्रेस के चेंज होने से चले गए थे पास पास? सॉइल को ड्रेन क्यों करते हैं? सॉइल ड्रेन को हम नहीं करते, सॉइल अपने आप ड्रेन हो जाती है। उससे फायदा क्या होता है? फायदा कुछ नहीं होता, वो तो डिपेंड करता है आपकी प्रॉपर्टी पे। जैसे जैसे सपोज करो, अगर हमारे पास सपोज करो सैंड की हम बात कर लें, सैंड की आप बात करो तो सैंड, देखो जो एनालिसिस होते हैं वो जनरली दो कंडीशंस, दो टाइम पे आप कर सकते हो। एक तो एनालिसिस होता है आपका जस्ट एट द टाइम ऑफ द कंस्ट्रक्शन, जस्ट आपने जब कंस्ट्रक्शन के जस्ट बाद आप देख रहे हैं। एक एनालिसिस आप करते हैं लॉन्ग टर्म पे जाके। देखो एक तो आपको स्टेबिलिटी चेक करनी है, अभी करंटली आपकी स्टेबिलिटी कैसी है। ऐसा ही तो लाइफ में भी चलना है कि भाई प्रेजेंटली स्टेबल है या नहीं है, और आगे लॉन्ग टर्म पे जाके स्टेबल होंगे या नहीं होंगे। तो ये दो चीज चलती है किसके साथ में? सॉइल के साथ में भी। अगर हम सॉइल की बात करें, अगर हम सॉइल की बात करें तो सॉइल में होगा क्या, जैसे डिपेंडिंग ऑन द सॉइल, लाइक आपके पास में सैंड है, सैंड की क्या है कि परमेबिलिटी इतनी हाई होती है, परमेबिलिटी एज कम्पेयर टू क्ले बहुत बहुत हाई परमेबिलिटी है। सैंड में से ऑटोमेटिकली वाटर अपने आप ड्रेन आउट हो जाता है, अपने आप ऑटोमेटिकली वाटर क्या करता है? ड्रेन आउट हो जाता है। अगर वाटर ऑटोमेटिकली ड्रेन आउट हो गया तो मतलब वहां पे मान के चलो कि वाटर का प्रेशर आपको वहां पे कंसिडर नहीं करना, बचा ही नहीं है वाटर का प्रेशर। भाई वाटर का प्रेशर आप कब कंसिडर करोगे? जब वाटर वहां पे होगा, तो वो एक तरह से होगी आपके पास ड्रेन्ड कंडीशन, और इस ड्रेन्ड कंडीशन को ही कहते हैं आप इफेक्टिव कंडीशन। इफेक्टिव कंडीशन। दूसरी कंडीशन आपके पास बन सकती है कि सपोज अगर जैसे मैं क्ले की बात कर लूं, क्ले को अगर आप शॉर्ट टर्म पे देखोगे, क्ले में से पानी को बाहर जाने में लगेगा टाइम, परमेबिलिटी बहुत बहुत कम है। कितनी होती है परमेबिलिटी? लेस देन 10 टू द पावर -7 से भी कम होती है। ठीक है, -3 से -7 तक की सिल्ट की परमेबिलिटी, और 1 से लगभग आपके पास 10 टू द पावर -3 तक की किसकी परमेबिलिटी? सैंड की परमेबिलिटी थी, और उससे ज्यादा आपकी होती है किसी ग्रेवल की। क्ले में शॉर्ट टर्म पे क्या होता है कि बेसिकली वाटर ड्रेन आउट नहीं हो पाता, इतना जल्दी ड्रेन आउट नहीं होगा क्ले में पानी। तो मतलब पानी शॉर्ट टर्म पे अगर आप देखोगे वहां पे क्या रहेगा? प्रेजेंट रहेगा। तो आपको पानी भी कंसिडर करना पड़ेगा। अगर पानी भी आपको कंसिडर करना है तो कौन सा स्ट्रेस है जो कि पानी कंसिडर करवाएगा? टोटल स्ट्रेस। टोटल ही तो बचा ना भाई, टोटल में तो आपका इफेक्टिव भी होता है, कोर भी होता है। लेकिन अगर पानी चला गया वहां से तो पानी बचा ही नहीं है वहां पे, तो इस इन दैट केस आप क्या कर सकते हैं? इफेक्टिव। इसी को कहते हैं ड्रेन्ड कंडीशन एंड अनड्रेन्ड कंडीशन। अब ये चीज होती है आपकी शियर में, आप यही चीज डिस्कस करते हो पूरे के पूरे।
आपके जो टेस्ट होते हैं ना अलग अलग, ट्राई टेस्ट होता है, ट्राई टेस्ट है क्या, बेसिक तो एक ही रहेगा ट्राई टेस्ट का, लेकिन डिपेंडिंग ऑन दी कंडीशंस हम उसकी स्टेबिलिटी कब चेक कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म पे चेक कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म पे चेक कर रहे हैं। ट्राई टेस्ट को आप अलग अलग कंडीशंस में करते हो, वो आगे आपकी जैसे ट्राई टेस्ट पढ़ोगे तो वहां पे क्लियर हो जाएगी। शॉर्ट टर्म पे चेक कर रहे हो, लॉन्ग टर्म पे चेक कर रहे हो। अगर शॉर्ट टर्म पे चेक कर रहे हो तो आप चेक करो डिपेंडिंग ऑन द, अगेन एक तो वो देखना है कि कंडीशन कैसी है, शॉर्ट टर्म है या नहीं है, और फिर ये भी देखोगे कि सॉइल कौन सी है, सॉइल सैंड है या फिर क्ले है, क्योंकि दोनों चीजें डिपेंड हो रही हैं, टाइम भी डिपेंडेंट है और आपका जो है ये जो आपका सॉइल की कंडीशन पे भी फर्क आ रहा है पड़ के, तो वो सब वहाँ पे अलग अलग कंडीशन पे देख लेते हैं। अब जैसा वो तो, अब हमें कौन सी कंडीशन में करना है वो तो डिपेंड करेगा आपकी फील्ड की कंडीशन कैसी है, फील्ड की कंडीशन कैसी है। फील्ड पे आपकी कोई क्ले सैंपल है, बहुत लंबे टाइम से क्ले पड़ा हुआ है वहाँ पे, लंबे टाइम से क्ले है मतलब लॉन्ग टर्म हो गया, पता है आपको कि भाई पानी बाहर निकल चुका होगा, इफेक्टिव पैरामीटर यूज कर लो, इफेक्टिव कंडीशन में कर लो उसका एनालिसिस। सो आया समझ में, यहाँ पर ये था कि जब सारे के सारे पैरामीटर हमारे डिपेंडेंट है मोस्टली किस पे, इफेक्टिव पे। तो जब भी आप ये रूल बना लीजिए आगे से, आप हर जगह पे चीज ऑब्जर्व करोगे कि जब भी आप वाटर टेबल के नीचे सबमर्ज होगी जब भी आपकी सॉइल, आप क्या यूज करोगे, गामा सबमर्ज सिंपल। तो अब यही जस्ट हम पॉइंट उठा के चलते हैं कि अब नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास में कि व्हेन द स्लोप इज सबमर्ज्ड, जब आपका स्लोप है पूरी तरह से किसके अंदर, सबमर्ज्ड है इनसाइड द वाटर। बट इस केस में ये चीज है आपके पास में कि भाई पानी का भी सीपेज नहीं हो रहा है, पानी सीप नहीं कर रहा, पानी तो ऊपर प्रेजेंट है लेकिन पानी का सीपेज नहीं हो रहा है, मतलब पानी फ्लो नहीं कर रहा आपका, वाटर इज नॉट फ्लोइंग इन दैट पर्टिकुलर केस। सो ये इसके बारे में देख लेते हैं क्या करना है। अच्छा एक चीज और बताओ, जो आपने फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकाला था 10 पाई बाई 10 बीटा, क्या वो डेप्थ पे डिपेंडेंट है? नहीं, डेप्थ पे डिपेंडेंट आया नहीं, डेप्थ पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है उसकी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 10 पाई बाई 10 बीटा कोई डिपेंडेंसी नहीं है डेप्थ पे। लेकिन जब आप यही डिस्कशन करोगे ना प्ले के केस में, वहां पे आप देखोगे डेप्थ पर डिपेंडेंसी आएगी निकल के, डेप्थ पर भी आएगी डिपेंडेंसी। सो द नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट इज, क्या कंडीशन है आपके पास, ये कंडीशन है कुछ ऐसा था ना, ये वाटर टेबल हो गई, दैट इज वाटर टेबल, ये वाटर टेबल है, ये थी आपके पास में स्लोप, ये स्लोप है इस तरह से सबमर्ज कंडीशन में, स्लोप इज कंप्लीटली सबमर्ज इनसाइड दी वाटर, पूरी तरह सबमर्ज कंडीशन में है, इसको मान लो आप, ये है आपके पास कंडीशन कुछ, ये पूरा पानी है, दैट इज कंप्लीट वाटर। ये कंडीशन रहेगी। अब क्या करना है, सिंपल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिखना है हमें। फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता क्या है, वही टाउ एफ बाय टाउ, टाउ एफ बाय टाउ था, टाउ एफ आपके पास में क्या था, टाउ एफ था आपके पास में सिग्मा एन बार इनटू 10/5, यही था ना, सिग्मा एन बार इनटू 10/5। शियर स्ट्रेंथ तो यही थी ना, सी तो जीरो चल ही रहा है ऑलरेडी क्योंकि कोहेजनलेस सॉइल के केस चल रहे हैं सारे के सारे, तो सी क्या है आपके पास में, जीरो है, सिग्मा एन बार इनटू 10/5। अब सेम टू सेम वही एनालिसिस लेके चलना है बिल्कुल, अब पूरा डेरिवेशन नहीं करेंगे, उसी के हिसाब से आपको मैं बता दूंगा कि ऐसे ही भाई सेम रिलेशन निकल कर आएगा। पहली बात तो यूनिट वेट कितना हो गया गामा, समझ एक बात देखना जरा, आप क्या निकालना, आपको निकालना है इसमें नॉर्मल स्ट्रेस कितना डेवलप हुआ, यही तो निकालना है, नॉर्मल स्ट्रेस कितना डेवलप होगा। नॉर्मल स्ट्रेस आप क्या कैसे निकालोगे, वेट, वेट डिवाइडेड बाय द किस एरिया पे वो एक्ट कर रहा है, वेट का नॉर्मल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय किस एरिया पे वो एक्ट करेगा। कैसे निकालोगे वेट को, यूनिट वेट इनटू वॉल्यूम, यूनिट वेट इनटू वॉल्यूम, यूनिट वेट कितना होगा, गामा सबमर्ज इनटू वॉल्यूम कितनी हो जाएगी आपके पास में, जेड इनटू बी कोस बीटा, बी कोस बीटा इनटू 1, सेम वही तो आएगा केस आपके पास निकल कर कल वाला। यहाँ पे बीटा एंगल तो पता ही है कौन सा था, बीटा एंगल ये था ना, बीटा एंगल तो एंगल विद दी हॉरिजॉन्टल, जो स्लोप बना रहे हैं आपके किसके साथ, एंगल विद दी हॉरिजॉन्टल। अब देखो जरा, अब ये कैलकुलेशन सेम है बिल्कुल, जस्ट समझो इसको, वेट कितना हो गया, वॉल्यूम इनटू यूनिट वेट, गामा सबमर्ज इनटू जेड इनटू बी कोस बीटा इनटू 1 इनटू बी कोस बीटा इनटू 1, ये वेट आ गया आपके पास में, ये वेट आ गया। वेट को नॉर्मल कंपोनेंट कितना होगा, नॉर्मल कंपोनेंट कितना हो गया, इनटू कोस वाला कंपोनेंट नॉर्मल हो जाएगा, और ये शेयर वाला कौन सा कंपोनेंट होगा, साइन वाला, शेयर वाला हो जाएगा। आप निकालोगे कि नॉर्मल स्ट्रेस कितना डेवलप हो, डिवाइड करोगे उसको किससे, बी से, बी इंटू 1 से, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, गामा इंटू जेड इंटू कोस स्क्वायर बीटा तो बच रहा है। बताओ आया नहीं आया समझ में, सेम आ जाएगी डेरिवेशन करके, तो उसको अलग से लिखने की रिक्वायरमेंट है क्या, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब बात करेंगे जैसे शेयर वाली बात कर रहे हैं, आपका पास दूसरा, आपका क्या था दूसरा, शेयर स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस, ये तो शेयर स्ट्रेंथ हो गई, शेयर स्ट्रेस क्या क्या निकाला था आपने, आपने फॉर्मूला क्या आया था आपका, साइन वाला कंपोनेंट ही तो था, शेयर वाला कौन सा कंपोनेंट था आपका, साइन वाला, डब्ल्यू साइन थीटा, डब्ल्यू साइन बीटा, हाँ यस, डब्ल्यू साइन बीटा,
W क्या निकल कर आया आपके पास में, गामा सबमर्ज इंटू बी इंटू गामा सबमर्ज इंटू बी कोस बीटा इंटू जेड इंटू 1, इसको डिवाइड करो बी बाई बी इंटू 1 से, बी से बी कैंसिल हो गया, क्या बनेगा गामा सबमर्ज इंटू जेड इंटू कोस बीटा इंटू साइन बीटा बनेगा। तो सेम ही तो डेरिवेशन आ रही है आपके पास निकल कर, बिल्कुल, उसको अलग से तो कोई करने की रिक्वायरमेंट है नहीं। हम लिखो जरा, सो बस सिंपल वन लाइन में लिख के खत्म करते हैं। एक पॉइंट लिख लो इसमें जस्ट कि व्हेन द slope is completely submerged, when the slope is completely submerged, when the slope is completely submerged, stability is governed by, when the slope is completely submerged, stability is governed by, stability is governed by gamma submerge, stability is governed by gamma submerge, stability is governed by gamma submerge, stability is governed by gamma submerge। जस्ट पुट कर लो यहाँ पे वैल्यू। फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होगा आपके पास में, फैक्टर ऑफ सेफ्टी विल बी इक्वल टू व्हाट, टाउ एफ डिवाइड बाय टाउ। अभी ये केस चल रहा है आपका कोहेजन लेस का, उसी के तो अंदर कर रहे हो ना कंटिन्यू, तो सी तो मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा क्योंकि वो ऑलरेडी आपको पता ही है कितना कंसिडर कर रखा है आपने। इनफैक्ट लिखना चाहो लिख लो, सी इज इक्वल टू 0। क्यों है, सॉइल क्योंकि कैसी है, द सॉइल इज कोहेजनलेस, द सॉइल इज कोहेजनलेस, इसलिए 0 है, इसलिए 0 है। तो यहाँ पे वैल्यू डाल दो डायरेक्टली, इंटू गामा सबमर्ज इंटू कितना आएगा जेड इंटू कोस स्क्वायर बीटा डिवाइड बाय, अच्छा tan फाइव भी तो होगा, अभी से कहाँ पर लिखे फिर, ये तो इधर तो ऑक्यूपाई होगी स्पेस, इसको हटा दो फिर, इसको थोड़ा सा पास में लेकर जाओ इसको, tan फाइव डिवाइड बाय इंटू कोस बीटा इंटू साइन ऑफ बीटा, इसको सॉल्व करो जस्ट, कैंसल। ये कितना आ रहा है फैक्टर सॉल्व करके, tan फाइव बाई tan बीटा, क्या सेम आ रहा है बिल्कुल। यानी कि क्या पता लगा यहाँ से, सॉइल ड्राई है मॉइस्ट है, या फिर सॉइल पूरी तरह सबमर्ज्ड हो, तब भी दोनों में केस में फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या निकल कर आता है, सेम निकल कर आता है। बट द पॉइंट इज दैट ये डिपेंडेंट नहीं है डेप्थ के ऊपर, दैट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द डेप्थ ऑफ द स्लोप, जेड पे डिपेंडेंट नहीं हो रहा फैक्टर ऑफ सेफ्टी। यही तो काम है आपका इसमें, बस जस्ट इस पूरे टॉपिक में एक ही काम है हमारे पास में, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करना। tan फाइव बाय tan बीटा। अब एक नोट करके लिख लीजिएगा यहाँ पर। अच्छा आपने एक क्वेश्चन करे गेट वाले प्रीवियस ईयर सॉल्व जाकर कल, रिटेनिंग वॉल के क्वेश्चन कर लिए सॉल्व, कैसा लगा क्वेश्चन करके, कैसी फीलिंग आई, कौन से रहे बताओ। जो भी रहा होगा वो भेज देना मुझे, भेज दिया, ठीक है, इसको चेक कर लीजिए। अभी एक्चुअली मेरी क्लास चल रही थी उस होगा ना, अभी जस्ट उसके एकदम बाद फिर ये आधे घंटे बाद दूसरी क्लास शुरू हो गई। आपका मेरे ख्याल से 11 बजे के आसपास आया था ना, तो उस समय क्लास चल रही थी, अब फिर एकदम दूसरी क्लास शुरू हो गई, अभी इसके जस्ट खत्म होती फिर तीसरी क्लास है। हो गया tan फाइव बाई tan बीटा, नोट करके लिख लो। फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर ड्राई स्लैश मॉइस्ट सॉइल, फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर ड्राई कोमा स्लैश करके मॉइस्ट सॉइल is the same as of completely submerged soil, completely submerged slope is the same as of completely submerged slope, is the same as of completely submerged slope, is same as of completely submerged slope। आया समझ में केस, दोनों सेम ही तो आ रहे हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर ड्राई स्लैश मॉइस्ट सॉइल इज सेम एज दैट ऑफ completely submerged slope, but the point is that यहाँ पर सीपेज नहीं हो रहा आपका, there is no seepage, ठीक है। और एक और चीज की it is independent of the depth, ये भी तो है ना, लिखो यहाँ पे स्लैश करके, it is next point लिखो, it is factor of safety is independent of the depth, factor of safety is independent of the depth। पे कहाँ डिपेंड कर रहा है, एंगल्स पे डिपेंड कर रहा है जस्ट। मेरे ख्याल से आपने सोम में भी पढ़े होंगे एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी, पढ़ा है आपने एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी या फिर एंगल ऑफ रिपोज, मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, मैकेनिक्स में पढ़ा होगा।
पढ़ा होगा ना, ठीक है। चलिए, सो ये कंडीशन हो गया, दो केस हो गया आपके पास में, tan phi बाय tan बीटा, tan phi बाय tan बीटा। थर्ड केस आपके पास में कौन सा आता है कि जब वाटर टेबल आ गई और वहां पर क्या हो रहा है, सीपेज भी हो रहा होगा मैम, देयर इज सीपेज आल्सो, सीपेज भी जब वहां पर हो रहा है, वो केस आता है आपके पास में। गामा एवरेज कैसे निकालना है वो तो बताया था कल। गामा एवरेज क्या होता था, गामा इंटू जेड माइनस एच प्लस गामा सैचुरेटेड इंटू जेड डिवाइडेड, सॉरी एच डिवाइडेड बाय जेड हो जाएगा आपके पास में, ये कंडीशन थी। सो दैट वाज द कंडीशन। अब ये था आपके पास इस वाटर टेबल, ये प्रेजेंट है, दिस इज वाटर टेबल, ये वाटर टेबल है आपके पास, ठीक है। ये हाइट कितनी थी, जेड थी, और ये हाइट कितनी थी आपके पास, दैट वाज एच, एच। ये कंडीशन थी आपके पास। यहाँ पे कितना है गामा, और ये कितना है गामा सेट। एवरेज अगर मैं लिखूंगा तो एवरेज के लिए बात कर रहा हूँ, एवरेज के केस में तो आप गामा सेट लिखोगे यहाँ पे, वो फॉर्मूला लिखा था ना आपने गामा सैचुरेटेड, तो अगर मैं जस्ट एवरेज निकालना चाहूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, एक तरह से सेट। चलिए, अब इसमें भी अगेन वही सेम एनालिसिस करना है आपको। कौन सा एनालिसिस, वही कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैसे निकलेगा। अच्छा, ये लिखा है नहीं अभी, क्या केस है, लिखो जरा केस लिखो कि व्हेन, इसमें लिखो जरा हेडिंग डाल के, केस ये थर्ड है, थर्ड केस है ना, तो ये केस है आपके पास में कि व्हेन लिखो व्हेन infinite cohesionless slope, when infinite cohesionless slope is subjected to, when infinite cohesionless slope is subjected to steady seepage, is subjected to steady seepage, is subjected to steady seepage, ठीक है, is subjected to steady seepage, ऐसा ही तो होता है। and water table is at a height of h, and water table is at a height of h above the critical surface, and water table is at a height h, and water table is at a height h above, and water table is at a height h above the critical surface, या फिर फेलियर सरफेस बोल दो, या फिर फेलियर सरफेस बोल दो, या फिर फेलियर सरफेस, ठीक है। चलो अब देखो इसमें क्या करना है, जस्ट आपको देखना क्या करेंगे यहाँ पे, क्या होगा यहाँ पर आपके पास में कंडीशन देखो जरा, आपको निकालना है वही सेम एनालिसिस करना है। एनालिसिस कैसे करते हैं, वही सेम स्टेप्स, एक प्रिज्म कंसीडर कर लिया, एबीसीडी का वेट निकाल लिया, कैसे, यूनिट वेट इनटू वॉल्यूम करके, उसके कंपोनेंट ले लिए, उसको डिवाइड कर लिया किससे, एरिया से, यही तो तरीका रहता है। सो यही सेम काम यहाँ पर भी करना है हमने। कैसे करेंगे, अब जस्ट यहाँ पे आप देखना कैसे, मुझे सबसे पहले निकालना है यूनिट वेट इनटू वॉल्यूम। आपका सबसे पहला काम क्या है, यूनिट वेट इनटू वॉल्यूम अगर करोगे तो आपके पास वेट आ जाएगा, यूनिट वेट इनटू वॉल्यूम विल गिव मी द वैल्यू ऑफ द वेट। तो कैसे करेंगे यहाँ पे, गामा इनटू कितनी डेप्थ में है, जेड माइनस एच, गामा इंटू जेड माइनस एच हो गया, गामा इंटू जेड माइनस एच, गामा सेट इंटू एच, गामा सेट इंटू एच, इंटू अब क्या करेंगे, एरिया, डेप्थ तो आई गई, एरिया क्या, बी कोस बीटा इंटू 1, बी कोस बीटा इंटू, ऐसा ही तो होगा ना, बी कोस बीटा इंटू 1, बीटा क्या है, दिस इज बीटा, ये बीटा है आपके पास में, ये बीटा है, तो बी कोस बीटा इंटू बी इंटू, इसको इधर लिख लो ना, इंटू बी, हाँ क्या, बाई जेड, जेड से डिवाइड क्यों करेंगे, वो ये एवरेज थोड़ी लिख रहे हो आप यहाँ पे, अभी हम एवरेज नहीं लिख रहे ना, ये आपने एवरेज यूनिट वेट थोड़ी लिखा है इसका, ये तो कि वही सिंपल आपको यूनिट वेट इनटू वॉल्यूम करना था, आपको यूनिट वेट इनटू वॉल्यूम करना था। सो वॉल्यूम बेसिकली जो डेप्थ है, किस डेप्थ में कौन सा यूनिट वेट एग्जिस्ट कर रहा है उसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो गामा भी आ गया आपका, डेप्थ भी आ गई, अब मल्टीप्लाई करोगे किससे, एरिया से, आपको क्या मिल जाएगा, गामा इंटू वॉल्यूम मिल जाएगा। बट हाँ, इसको कन्वर्ट कर लेंगे अभी एवरेज के टर्म्स में,
इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसके टर्म्स में, एवरेज के टर्म्स में, वो देखना। सो बी इंटू कोस ऑफ बीटा इंटू 1 हो गया। ये कंडीशन आ गई आपके पास में ना, ये कंडीशन आ गई। सो ये तो वेट है, ये क्या है आपके पास में, दैट इज वेट एक्चुअली। सो ये वेट हो गया, ये तो वेट हो गया, ये तो वेट हो गया आपके पास में। अब आपको सपोज करो आपको प्रेशर निकालना है, प्रेशर निकालना है, सपोज आपको क्या कर लोगे, इसको एरिया से डिवाइड कर लोगे। एरिया कौन सा एरिया होगा, कितने एरिया पे लगता है, बी इंटू 1 पे तो लगता है, कल से हम लिखते आ रहे हैं, कौन से एरिया पे एक्ट कर रहा है, बी इंटू 1 पे एक्ट कर रहा है। सो दैट इज एक्टिंग ऑन द प्रेशर। कैसे लिखोगे, इज इक्वल टू वेट डिवाइड बाय एरिया, वेट डिवाइड बाय एरिया। क्या बन गया आपके पास में, ये हो जाएगा आपके पास में, इसको डिवाइड कर लो, गामा इंटू जेड माइनस एच प्लस, अब ये इसको कैसे लिखे बताओ, जगह नहीं है, इसे एक काम कर लो ना आप, यहाँ पर लिख लो, इज इक्वल टू गामा जेड माइनस प्लस गामा सेट इंटू एच डिवाइड बाय, बाहर कितना है, बाहर भी तो है ना कुछ, बी इंटू कोस ऑफ बीटा इंटू 1 डिवाइड बाय व्हाट, बी इंटू 1। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा आपके पास में, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब एक बात देखना जरा, ये जो टर्म है, इस टर्म को देखो चेक करके, क्या आप इसको गामा एवरेज इंटू जेड नहीं लिख सकते क्या, इस वाले टर्म को, आपको पूरा नहीं लिखना पड़ेगा बार बार, भाई इतनी लंबी टर्म बन रही है आपके पास में, गामा इंटू जेड माइनस एच प्लस गामा सैचुरेटेड इंटू एच, हम इसको क्या गामा एवरेज इंटू जेड लिख दे डायरेक्टली, कल आपने लिखा था ना गामा एवरेज का फॉर्मूला, देखो चेक करके उसके हिसाब से आ जाएगा आराम से, गामा एवरेज इंटू जेड लिख सकते हैं नहीं लिख सकते इस टर्म को, तो आप ऐसे ही करो सिंपल। तो इसे क्या कर सकते हैं, दैट इज गामा एवरेज इंटू जेड इंटू कोस ऑफ बीटा, ये कंडीशन हो गई ना, ये कंडीशन आ गई आपके पास में, ठीक। गामा एवरेज इंटू जेड इंटू कोस ऑफ बीटा, कोई दिक्कत है इसमें, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम है बताओ, किस तरह से लिखा। अब आपने कल गामा एवरेज का फॉर्मूला लिखा था, गामा एवरेज का फॉर्मूला आपको पता है क्या था, गामा एवरेज को फॉर्मूले को चेक करके देखो, ये वाली जो टर्म बन रही है ना आपके पास, इसे आप लिख सकते हो गामा एवरेज इंटू जेड लिख सकते हो आप इसको डायरेक्टली। तो करो यहाँ पर जरा पुट, क्या बनेगा आपके पास में, गामा एवरेज इंटू जेड इंटू कोस ऑफ बीटा बन गया, ये बन गई आपके पास कंडीशन, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या करना है, अब आपने बेसिकली दो कंपोनेंट आप ब्रेक करते हो, एक कंपोनेंट कौन सा होता है, कोस वाला कंपोनेंट होता है, दूसरा कंपोनेंट कौन सा होता है, साइन वाला। कोस वाला कंपोनेंट कौन सा होता है, नॉर्मल, और साइन वाला कंपोनेंट कौन सा होता है, शेयर होता है। तो इसको ब्रेक कर लो कंपोनेंट्स में, यहां से क्या लिखोगे आप, सिग्मा एन डैश इज इक्वल टू, या सिग्मा एन बाहर लिख लो, इज इक्वल टू व्हाट, गामा एवरेज इंटू जेड इंटू कोस स्क्वायर बीटा, ऐसे लिख सकते हैं नॉर्मल वाला, यही तो कंपोनेंट होता था कोस स्क्वायर बीटा वाला। एक ही तो बात बढ़ेगी, आप चाहे पहले एरिया से डिवाइड करके कन्वर्ट ब्रेक कर लो दो कंपोनेंट में, चाहे आप पहले दो कंपोनेंट में ब्रेक करके एरिया से डिवाइड कर लो, आंसर तो सेम ही आएगा आपका निकल कर। और दूसरा कंपोनेंट क्या हो गया आपके पास में, टाउ, गामा एवरेज इंटू जेड इंटू साइन बीटा इंटू कोस बीटा हो जाएगा, इंटू कोस बीटा हो जाएगा, क्लियर है। सो ये कंडीशन आ गई आपके पास, सो दैट इज अ कंडीशन। अब आपका काम क्या था, आपको निकालना था फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अभी तो हमने जस्ट फोर्सेस निकाले, कैसे कैसे एनालिसिस करें, अब जस्ट आपका नेक्स्ट है जो मेन स्टेप है हमारे पास, वो क्या कर रहे हैं हमने, हमारा काम है, आपका काम है बेसिकली टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको कैलकुलेट करना है। अब कैसे निकालेंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी, टाउ एफ अपॉन, बेसिकली फैक्टर ऑफ सेफ्टी होगा आपके पास में, दैट इज इक्वल टू व्हाट, टाउ एफ अपॉन टाउ, टाउ अपॉन टाउ, और ये होता क्या है, सिग्मा एन बार इंटू 10 फाई होता है, दैट इज इक्वल टू सिग्मा एन बार इंटू 10 ऑफ फाई। अब क्या करोगे यहाँ पे, ये सिग्मा एन बार होता है, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा इसमें से पोर वाटर प्रेशर, ये तो सिग्मा एन लिखा है ना आपने, माइनस करोगे किसको इसमें से, आप माइनस करोगे पोर वाटर प्रेशर को ना, आपको सिग्मा एन बार चाहिए, ये सिग्मा एन लिखा है आपने, माइनस करोगे किसको, पोर वाटर प्रेशर को। पोर वाटर प्रेशर है कितना आपके पास में, एच इंटू गामा डब्ल्यू इंटू कोस स्क्वायर बीटा, कल लिखाया था आपको वो, आप देखो जरा वो कंपोनेंट चेक करके कि व्हेन देयर इज स्टेडी सीपेज और वाटर टेबल होगी तो उसके केस में पोर वाटर प्रेशर कितना होगा आपके पास, गामा डब्ल्यू इंटू एच इंटू कोस स्क्वायर बीटा।
तो जस्ट ये स्टेप है इसमें, इधर कर लेते हैं सॉल्व। इज इक्वल टू कितना हो गया फैक्टर ऑफ सेफ्टी, इट विल बी इक्वल टू गामा एवरेज इनटू जेड इनटू कोस स्क्वायर बीटा माइनस माइनस क्या बनेगा गामा W इंटू एच इंटू, अब ये इधर आ जाएगा कोस स्क्वायर बीटा और ब्रैकेट क्लोज करके, हाँ सीपेज प्रेशर भी आएगा बिल्कुल ठीक है। बट सीपेज प्रेशर होता क्या है आपका, क्या होता है सीपेज प्रेशर, फॉर्मूला देखो सीपेज प्रेशर का क्या था, गामा डब्ल्यू इंटू प्रेशर हेड ही तो है जिस हेड के अंडर में सीपेज हो रहा है। क्या दोनों सेम नहीं होते थे क्या, सीपेज हेड का आपने फॉर्मूला आपने सीपेज प्रेशर लिखा था, क्या बताया था कि सीपेज प्रेशर क्या था आपके पास, सीपेज हेड इंटू गामा डब्ल्यू था। सीपेज हेड वो हेड जिसके अंडर में क्या हुआ आपका फ्लो हो रहा है, वो हेड जिसके अंडर में क्या हो रहा है आपके पास फ्लो हो रहा है। किस हेड के अंडर में फ्लो हो रहा है, हेड ही तो, एच हेड ही तो वहां पे अवेलेबल है। हेड क्या होता था, किस हेड की वजह से फ्लो हो रहा है, बेसिकली जो वाटर टेबल की हाइट है उसके ऊपर वही तो हेड होता है। सो यही तो आ रहा है निकल के। सो यहां से क्या बन रहा है, बाहर क्या आएगा आपके पास, यहाँ पे 10 आएगा ना, नहीं एक्चुअली होती तो दोनों चीजें अलग अलग हैं, देखो होते तो दोनों अलग हैं। सीपेज हेड आपका वो हेड कंसिडर करता है जिस हेड के अंडर में फ्लो हुआ है, जिस हेड के अंडर में सीपेज हो रहा है। हाँ एच चेंज होगा, बट सिंस यहाँ पे आपके पास हेड लॉस की कोई जानकारी नहीं है एक्चुअली, मैं माना आप ये लो, जैसे सीपेज हेड वो हेड होता है जिसके हेड के अंडर में फ्लो हुआ। अब इसको कैसे निकालते हो आप, आपने वो क्वेश्चन करे थे बेसिकली, डैम वाले की इधर H1 है इधर H2 है, हेड लॉस कितना होता है H1 माइनस H2, H1 माइनस H2 ही एक्चुअली में वो हेड था जिसकी वजह से क्या हुआ वहां पे फ्लो हुआ था। बट यहाँ पर क्या आपके पास में कोई जानकारी है हेड लॉस को निकालने की, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है आपके पास, तो आप क्या कंसिडर कर लो, दैट इज पूरे का पूरा हेड आपके पास क्या करवा रहा है फ्लो करवा रहा है। बट एक्चुअली होते दोनों चीजें क्या है, अलग अलग है। सीपेज हेड एक्चुअली कौन सा हेड था, हेड लॉस के बराबर था सीपेज हेड। तो अगर आप H1 माइनस H2 लिखोगे, H1 माइनस H2 ही तो था वो हेड जिसके अंडर में फ्लो हुआ था। अगर H1 माइनस H2 ना होता तो क्या वहां पे फ्लो हो रहा था, क्या फ्लो होता अगर H1 माइनस H2 के बीच में कोई डिफरेंस, और ये H1 माइनस H2 ही क्या था, यही तो हेड लॉस था। सो हेड लॉस वाज एक्चुअली द हेड व्हिच वाज कॉजिंग द फ्लो। वो जो हेड है HL बेसिकली हेड लॉस जिसको आप बोल रहे हो, वही तो वो हेड है जिसकी वजह से फ्लो हो रहा है। अगर वो हेड ना होता तो क्या वहां पे कोई फ्लो होने वाला था, कोई फ्लो होने वाला नहीं था वहां पे। सो वही किसके बराबर बन गया एक तरह से आपका सीपेज हेड के बराबर बन गया कि कौन से हेड ने फ्लो करवाया, H1 माइनस H2 हेड ने क्या करवाया आपका फ्लो करवाया। सो पॉइंट आपके पास ये आया। अब डिवाइड बाय व्हाट, गामा ये कितना आ रहा है आपके पास में, टाउ इज इक्वल टू व्हाट गामा एवरेज, ये टाउ की वैल्यू डाल दो यहाँ पे, इंटू जेड इंटू साइन बीटा इंटू, अब देखो इसको जस्ट आपको क्या करना है, मॉडिफाई करना है, सॉल्व करनी है इस इक्वेशन को। इस इक्वेशन को सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसको क्या करना है आपको सॉल्व करना है। सो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके क्या कंडीशन बनेगी, आप यहाँ से इस टर्म को कॉमन ले सकते हो, कोस स्क्वायर बीटा को कॉमन ले लो, गामा एवरेज अंदर बचेगा आपके पास में जेड माइनस माइनस क्या बचेगा इधर गामा डब्ल्यू इंटू एच बचेगा, और बाहर किसको ले लिया हमने कोस स्क्वायर बीटा को कॉमन लिया माइनस सॉरी इंटू 10 ऑफ 5, ऐसे लिख सकते हैं कॉमन लेके, कोस स्क्वायर बीटा को आपने कॉमन ले लिया, बाहर 10 5 था ही, डिवाइड बाय व्हाट गामा एवरेज इंटू जेड इंटू साइन ऑफ साइन बीटा इंटू कोस बीटा। अब इसको सॉल्व करो जरा, इसको सॉल्व करो तो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या ये वाली जो टर्म है इधर वाली ये जो टर्म है पूरी, ये तो वही बन रही है जो आपके पास सेम थी पहले, ये वाला वही टर्म तो है जो आपके पास अभी तक डेरिवेशन में आता था करके। अच्छा सॉरी, बेसिकली ये वाला टर्म ना, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये वाला टर्म तो आपके पास वही बन रहा है ना जो अभी तक आता था सेम, अंदर ये वाली चीज चेंज हो रही है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो आप ऐसे, इसको तो अगर कोस स्क्वायर बीटा 10 5 डिवाइड बाय साइन बीटा कोस बीटा को सॉल्व करोगे तो 10 5 बाय 10 बीटा आएगा, 10 5 बाय 10 बीटा आएगा। इसको सॉल्व करो, गामा एवरेज बाय जेड ये पूरा कैंसिल हो गया, 1 बचा, माइनस गामा डब्ल्यू इंटू एच डिवाइड बाय गामा एवरेज इंटू जेड आ रहा है क्या, ये वाला फैक्टर। तो इसको लिखो जरा नेक्स्ट पेज पे, क्या बना फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू व्हाट, ये तो 1 हो गया, 1 माइनस गामा डब्ल्यू
गामा एवरेज h बाय z इंटू 10 फाइव बाय 10। अब यहाँ पे एक चीज देखना जरा कि अगर वाटर टेबल आ गई और सीपेज भी होने लग गया, फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या हो जा रहा है? क्या रिड्यूस हो रहा है क्या? पहले केसेस में तो ये होता था ना फैक्टर ऑफ सेफ्टी, अब आप ये वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो इस वाले फैक्टर से क्या हो रही है, वैल्यू रिड्यूस हो रही है ना। सो ये आता है इसका जो केस हमें समझ में आता है, वैल्यू क्या हो गई आपके पास में, रिड्यूस हो जाएगी। और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप क्वेश्चन उठाकर देखोगे गेट के, कंटिन्यूसली आपको इस पे क्वेश्चन दिखाई देंगे इस फॉर्मूले पे लगातार। सो ये आता है फॉर्मूला आपके पास में क्या, 1 माइनस गामा डब्ल्यू इंटू एच डिवाइड बाय गामा एवरेज इंटू जेड इंटू 10 फाइव बाय 10 बीटा आ जाएगा। अब इसी का एक स्पेशल केस भी तो है। कौन सा स्पेशल केस है? कि व्हेन वाटर टेबल आपकी ऊपर आ जाए, बिल्कुल ग्राउंड स्लोप के सरफेस पे आ जाए, अगर इन दैट केस एच किसके बराबर होगा? जेड के बराबर हो जाएगा। अगर वाटर टेबल आपकी पूरी ऊपर आ गई फ्लो करके, मतलब ऊपर तक राइज कर जाए, तो वो किसके बराबर हो जाएगा? एच इज इक्वल टू जेड। एच किससे कैंसिल हो गया? जेड से कैंसिल हो गया। गामा एवरेज किसके बराबर हो जाता है? गामा सेट के बराबर। वो तो आपने कल डिफाइन करा ही था कि व्हेन वाटर टेबल ऊपर तक आ जाए पूरी की पूरी, इस केस में गामा एवरेज किसके बराबर हो जाता है? गामा सेट के बराबर। तो लिखो जरा कि व्हेन वाटर टेबल rises up to the ग्राउंड सरफेस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, मतलब इस वाले टॉपिक में अगर जो मोस्टली क्वेश्चन आएंगे अच्छे लेवल के, तो वो इसी से आएंगे। पहले दो केसेस से कहाँ क्वेश्चन बनेगा आपके पास में? 10 फाइव बाय 10 बीटा सिंपल सा फॉर्मूला होता है वो तो, अप टू द ग्राउंड सरफेस दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? इन दैट केस h इज इक्वल टू व्हाट? जेड हो गया। h इज इक्वल टू कितना हो गया? जेड हो गया। और गामा इज इक्वल टू गामा सेट। तो इसको सॉल्व कर लो जस्ट, बनेगा क्या है? 1 माइनस गामा डब्ल्यू गामा सेट इंटू जेड बाय, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 10 फाइव बाय 10 बीटा। 10 फाइव बाई 10 बीटा, जेड से जेड कैंसिल कर लो, इससे कैंसिल करो। अब इसको सॉल्व करो अंदर वाली टर्म को। गामा सेट आप एलसीएम लोगे, गामा सेट आप एलसीएम लोगे, गामा सेट एलसीएम आया, इधर गामा सेट जाएगा, माइनस गामा डब्ल्यू क्या बन गया? गामा सबमर्ज। तो क्या बनेगा? गामा सबमर्ज डिवाइडेड बाय गामा सेट इनटू गामा, सॉरी 10 फाइव बाई 10, ये वाली आई टर्म गामा सबमर्ज बाई गामा सेट कैसे आया? इसमें तो कोई दिक्कत है? गामा सबमर्ज बाई गामा सेट किस तरह से आ रहा है? अब यहां से जो मेन कंक्लूजन आया, गामा सैचुरेटेड अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? डबल होता है गामा सबमर्ज का। पहले क्वेश्चन सुनो आराम से, गामा सैचुरेटेड कितना होता है? डबल होता है गामा सबमर्ज का। या फिर आप कहो कि गामा सबमर्ज हाफ होता है गामा सेट का। तो ये रेशो कितना आएगा? लगभग 1/2 के आसपास अप्रोक्स। ये अप्रोक्स कितना आएगा रेशो? 1/2 आएगा अप्रोक्स। इसका मतलब क्या है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना हो गया? हाफ हो गया। फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना हो गया आपके पास में? हाफ हो चुका है। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है कि हमने देखा कि भाई, इसको लिख लो जरा, लास्ट स्टेप भी इसका लिख लो, उसके बाद ही करते हैं। तो ये क्या हो गया? सिंस गामा सबमर्ज अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ गामा सेट, ये होता है हाफ ऑफ गामा सेट। तो यहां से आपके पास बनेगा, हम इसको लिख सकते हैं अप्रोक्स करके 1/2 ऑफ 10 फाइव बाय 10 बीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अप्रोक्स लिख दिया। तो यहाँ पे आप लिखोगे क्या? गामा सबमर्ज बाय सेट इनटू 10 फाइव बाय, ये थी ना कंडीशन तो, कंडीशन तो ये थी। अब ये क्या होता है अप्रोक्सीमेटली? ये वाली टर्म, ये टर्म अप्रोक्स कितनी है? 1/2 के बराबर है ना। तो इसको आपने ये लिख दिया फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब यहां से क्या पता लग रहा है कि जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, अगर सपोज वाटर टेबल सरफेस पे राइज कर गई और सीपेज होने लग गया, इन दैट केस जो आपके पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकल कर आया, वो अप्रोक्सीमेट हाफ हो गया किसका? ड्राई वाले कंडीशन के कंपैरिजन में। ये ड्राई वाला ही तो था फैक्टर ऑफ सेफ्टी। गामा 10 फाइव बाई 10 बीटा कब आता था फैक्टर ऑफ सेफ्टी? जब ड्राई थी, सॉइल ड्राई थी या फिर मॉइस्ट थी या फिर पूरी तरह से सबमर्ज थी।
और सीपेज नहीं हो रहा था, लेकिन उसके कंपैरिजन में कितना हो गया आपके पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी? हाफ हो गया, हाफ हो जाता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी विल रिड्यूस टू हाफ। अब यहाँ से क्या पता लगा हमें कि सपोज करो हम कोई स्लोप की डिजाइनिंग कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, किसी तरह से स्लोप की डिजाइनिंग कर रहे हैं, कोई भी स्लोप की डिजाइनिंग कर रहे हो आप किसी हिली रीजन में। स्लोप आपने डिजाइन करा ड्राई कंडीशन में, ड्राई कंडीशन उस समय मतलब बारिश वारिश नहीं थी, कुछ किसी तरह की, तो सॉइल कैसी रहेगी, ड्राई रहेगी। आपने ड्राई कंडीशन में स्लोप को डिजाइन करा, जब आप ड्राई कंडीशन में स्लोप को डिजाइन करोगे तो आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना कंसीडर करोगे, 10 बीटा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सपोज करो आप ड्राई कंडीशन में डिजाइनिंग कर रहे हो, फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपके पास में आता है 10 बीटा। सेफ्टी के लिए हमेशा फॉर द सेफ्टी कंडीशन ऑलवेज फैक्टर ऑफ सेफ्टी शुड बी मोर देन 1। ये बताइए आपको, हमेशा सेफ्टी के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी किससे ज्यादा होना चाहिए, 1 से। और इनफैक्ट जो वाटर वाले स्ट्रक्चर होते हैं ना, जिनका काम होता है वाटर को रिटेन करना, वाटर को स्टोर करना, डैम बनाना, बैराज बनाना, वियर्स बनाना, इनके लिए तो आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 से भी बहुत बहुत हाई रखते हो। कम से कम कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। लेकिन इनके लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप 5, 5, 6, 10 तक पहुंचते हो लेके। रीजन क्या है उसके, बहुत बहुत खतरनाक स्ट्रक्चर होते हैं वो। अगर थोड़ी सी भी उसमें डिजाइनिंग में गड़बड़ हो गई तो उससे कितना खतरनाक नुकसान हो जाएगा वो सबको पता है। तो होना तो चाहिए था 1, लेकिन डिजाइनिंग में लेके चलते हैं बहुत बहुत हाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलते हैं। उसकी रीजन क्या है कि एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए जस्ट। आपने कभी सुना अपनी लाइफ में कि भाई हमारे सामने ये वाला डैम टूट गया, कहाँ सुना, चाइना में थोड़ी रह रहे हैं हम। मतलब ऐसा तो नहीं सुना होगा कि रोज रोज टूट रहे हैं, लेकिन बिल्डिंग्स को आपने सुना होगा कॉमनली कि यार ये बिल्डिंग गिर गई नीचे, अर्थक्वेक आया था, वो फ्लैट टूट गया, ऐसे सुने होंगे। लेकिन कभी डैम वैम के बारे में नहीं सुना होगा कि बैराज टूट गया, वियर टूट गया, कम सुने होंगे। मतलब ऐसा नहीं कह रहा मैं नहीं सुना होगा, बट कम सुने होंगे। आपको पूरी की पूरी सारी चीजें एब्सोल्यूट चाहिए, बिल्कुल ठीक है, एब्सोल्यूट चाहिए कि हाँ भाई मैंने बोल दिया कि नहीं टूटा तो मतलब बिल्कुल अप्रोक्स मान के चला करो ना कि हाँ ठीक है, नहीं टूटने का मतलब है कि हाँ कम टूटे हैं बस। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास में फैक्टर ऑफ सेफ्टी बहुत हाई लेके चलते हैं। तो सपोज करो आप यहाँ पे कोई स्लोप बना रहे थे, आप कोई डैम की डिजाइनिंग कर रहे थे, सपोज आपने स्लोप बनाया कब, स्लोप आपने बनाया ड्राई सीजन में, कम से कम फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। लेकिन आपको एक चीज पता है कि अगर मैं ड्राई सीजन में फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 लेके चल रहा हूँ, तो जैसे ही अगर वहां पर बारिश आई और वाटर टेबल ऊपर पहुंच गई और सीवेज भी हो गया, तो वो कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, यानी कि वो 1 से नीचे पहुंच गया। लेकिन हमेशा रहना कितना चाहिए था, तो कम से कम कितना प्रोवाइड करोगे, 2 प्रोवाइड करोगे कम से कम। कम से कम मिनिमम कितना आ गया आपके पास में, 2 मिनिमम प्रोवाइड करवाने, क्योंकि अगर बारिश आ गई, सीपेज हो गया, वाटर टेबल ऊपर पहुंच गई, इन दैट केस फैक्टर ऑफ सेफ्टी विल बी रिड्यूस टू हाफ। तो हाफ जैसे ही हुआ वो आपके पास 1 से नीचे पहुंच जाएगा। तो अगर 1 से ऊपर बना के रखना है हमेशा, तो हमेशा कितना बना के रखेंगे इसको, कम से कम 2 तो प्रोवाइड करो कि अगर बारिश आने पे, सीपेज होने पे वो 1 से नीचे बेसिकली हाफ होता भी है, तब भी 1 से ज्यादा ही बना रहेगा आपके पास में। ये कंडीशन आती है, समझ में। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से कंक्लूजन था। और ऐसा ही कब होता है, ऐसा ही होता है लैंडस्लाइड्स के केसेस में। लैंडस्लाइड होती है कब होती है, मैक्सिमम बारिश के सीजन में तो होती है। अभी देखो जरा, कहीं ना कहीं खबर आई रही होगी, हाँ कहीं ना कहीं आ ही रहा होगा सुनने में। उसके क्या रीजन है, बारिश चल रही है, बारिश चल रही है, वाटर टेबल क्या करती जा रही है, राइज करती जा रही है, फैक्टर्स क्या होते जा रहे हैं भाई। बारिश का काम क्या होगा, बारिश का कुछ पानी कहाँ जाएगा, कुछ पानी बारिश का ग्राउंड में तो जाएगा ना, बारिश का कुछ पानी कहाँ जाएगा, ग्राउंड में जाएगा, और ग्राउंड में जाने के बाद क्या करवाएगा, वो वाटर टेबल को राइज करवाएगा। सो वाटर टेबल ऊपर आती जा रही है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होते जाएंगे, रिड्यूस होते जाएंगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी रिड्यूस होते जाएंगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम होते जा रहे हैं, क्या होंगे, लैंडस्लाइड्स हो जाएंगे वहां पर। आया समझ में केस, लिखो जरा पॉइंट करके, नोट करके वाला पॉइंट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट केसेस थे सारे के सारे। सो व्हाट इज द कंडीशन, कंडीशन है आपके पास में। अच्छा ये तो लिख लिया ना आपने, इसमें कुछ थ्योरी लिखवाई है अभी तक, बस ये डेरिवेशन ही करी है आपने जस्ट ना, लिख लो जरा एक पॉइंट लिख लो। when seepage taking place when seepage taking place अब हाइड्रोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है। सब्जेक्ट तो सारे इंपॉर्टेंट है, कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जो इंपॉर्टेंट नहीं है, बताओ। कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं जो इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बस कोई थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कोई थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट अपनी अपनी जगह पे सब इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है नहीं है वो तो डिपेंड करेगा ना, बात कहाँ पे कर रहे हैं। कल आप किसी सेंट्रल वाटर कमीशन में इंटरव्यू देने चले जाओ, वाटर वाले डिपार्टमेंट में, वो आपसे सोम थोड़ी पूछेंगे, या वो आपसे आरसीसी पूछेंगे। वो क्या पूछेंगे आपसे, बताओ, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग बताओ, इन्वायरमेंट पूछेंगे वो आपसे क्या पूछेंगे, इरिगेशन पूछेंगे। इरिगेशन डिपार्टमेंट में चले जाओ, मार्क्स के हिसाब से इरिगेशन थोड़ा सा कम हो गया गेट में, लेकिन इंटरव्यू के हिसाब से
जाओ किसी वाटर वाले डिपार्टमेंट में, इरिगेशन डिपार्टमेंट में जाओ इंटरव्यू देने, देखो वो बताएंगे इंपॉर्टेंस क्या है। मैं जहाँ पे रहता हूँ वो अंकल इरिगेशन डिपार्टमेंट से रिटायर्ड है, ये उत्तराखंड इरिगेशन डिपार्टमेंट से। उनसे बात कर रहा था आज कि आपने तो करी होंगी डिजाइनिंग वगैरह। तो मतलब सारी चीज इंपॉर्टेंट है, बट डिपेंड करता है कंडीशन के हिसाब से। इट ऑल डिपेंड्स ऑन प्रायोरिटीज डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस। देखो जरा, when seepage taking place and water table is assumed to be parallel to the slope, and water table is assumed to be parallel to the slope, and water table is assumed to be parallel to the, exactly parallel नहीं मिलेगी, वो लिख दिया आपने वहां पे already assumed, and water table is assumed to be parallel to the slope at a height of h, at a height of h, at a height of h above, at a height of h above the failure plane, at a height of h above the failure, at a height of h above the failure plane, and the pore water pressure will also be acting, and the pore water pressure will also be acting, and the pore water pressure will also be acting in this case, and the pore water pressure will also be acting in this case, pore water pressure will also be acting in this case। इस केस में क्या होगा, pore water pressure भी आपके पास क्या करेगा, एक्ट करेगा, pore water pressure will also be acting in this case। चलिए ठीक है, ये आता है समझ में ना। अब ये सारे के सारे आपके फॉर्मूले आ गए। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू अप्रोक्स हाफ ऑफ tan phi by tan बीटा। लिखो नेक्स्ट, नोट करके लिखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मिनिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी, minimum factor of safety of 2, minimum factor of safety of 2, minimum factor of safety of 2 should be maintained in order, should be maintained in order, should be maintained in order to avoid the failure of slope, should be maintained in order to avoid the failure of slope, should be maintained in order to avoid the failure of slope, especially when seepage is taking place, especially when seepage is taking place, especially when seepage is taking place, especially when seepage is taking place। ठीक है, आया समझ के। सो ये आपके पास पॉइंट है। सो कितना मिनिमम, 2 मिनिमम। अच्छा ये बताओ जरा, सीपेज का रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन फॉर सीपेज, क्यों हो रहा है सॉइल में सीपेज, हेड डिफरेंस, सिंपल। ये चीज आपको कितनी बार बता रखी है अभी तक, अभी 10 मिनट पहले बताई थी, जस्ट 10 मिनट पहले बताया था ना कि अगर वो हेड डिफरेंस ना होता अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम पे तो क्या सीपेज हो रहा था, क्या कोई सीपेज नहीं होने वाला था भाई। सीपेज हुआ, सीपेज का रीजन क्या है, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम पे क्या प्रेजेंट है, डिफरेंस प्रेजेंट है, लेवल का बेसिकली हेड डिफरेंस है वहां पे, हेड डिफरेंस इज द रीजन फॉर सीपेज। अब सीपेज एक्स में भी होगा, वाई में भी होगा एंड जेड में भी होगा, ऐसा कोई डायरेक्शन की बाउंडेशन तो नहीं है आपके पास कि भाई सीपेज इधर नहीं हो सकता। आप लिखते हो ना एक्स एक्स के एक्स लिखा आपने, के वाई लिखा, परमेबिलिटी एक्स डायरेक्शन में, परमेबिलिटी वाई डायरेक्शन में, जेड वाला भी तो केस था एक, के जेड, इधर भी होगा आपके पास सीपेज। तो यहाँ से ये आया समझ में, सीपेज का रीजन क्या है, बेसिकली वाटर, बेसिकली रीजन क्या है आपका, हेड डिफरेंस है। व्हाट इज द रीजन फॉर परकुलेशन, परकुलेशन का मतलब क्या होता है एक्चुअली, वाटर सीप, वाटर सीप करने वाले को परकुलेशन कहते हैं, और सीपेज को क्या कहते हैं फिर, मतलब जो वाटर परकुलेट करता है उसको सीपेज कह देते हैं, और जो सीप कर रहा होता है उसको परकुलेशन कह देते हैं। क्या बोलेंगे बताओ, रीजन एक्चुअली क्या है इसका, ये चीज आपकी हाइड्रोलॉजी में डिस्कस करने वाले थे अभी। आज पहले दिन पे आपको यही चीज के बारे में क्लियरिटी आ जाएगी कि क्या मतलब होता है इसका परकुलेशन का, सीपेज का तो पता है आपको यहाँ पे ऑलरेडी ना। अब वो यहाँ पे सॉइल में कभी ऐसा चित्र रिक्वायरमेंट ही नहीं आई इसकी, तो इसलिए यहाँ पे डिस्कस नहीं करा। तो रीजन क्या है कि परकुलेशन का मीनिंग होता है कि जो पानी आया ग्राउंड पे, कुछ पानी ऐसा होगा जो ग्राउंड के अंदर जाने के बाद में नीचे जाएगा सीधा वर्टिकल डायरेक्शन में, और किसको जाकर मीट करेगा, वाटर टेबल को जाकर मीट करेगा, दैट इज कॉल्ड एज अ परकुलेटेड वाटर। इस वाटर को क्या कहते हैं, परकुलेटेड वाटर कहते हैं। परकुलेटेड वाटर का मीनिंग ये है आपके पास में कि ये होगा किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द सॉइल, सॉरी बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द वाटर। पानी नीचे जा रहा है, जाता जा रहा है नीचे डाउनवर्ड, कौन लेकर जा रहा है उसको नीचे, उसका खुद का वेट लेकर जा रहा है, वेट तो नीचे लगेगा ना, उसका वेट उसको लेकर जा रहा है कहाँ पे, नीचे लेके जा रहा है उसका वेट उसको। सो इस वाटर को क्या कहते हैं, परकुलेशन कहते हैं। सो दोनों के रीजन आए समझ में। सीपेज का रीजन क्या है आपके पास, हेड डिफरेंस है, हेड डिफरेंस, एंड द रीजन फॉर द परकुलेशन इज वेट, वेट है उसका, वेट उसको खुद को कहाँ लेके जा रहा है, नीचे लेके जा रहा है उसको ग्राउंड में। अब
एक टर्म होती है डीप परकोलेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीप परकोलेशन? वाटर टेबल से नीचे, हाँ बोलो। वाटर टेबल से नीचे चला गया पानी, लेकिन अभी भी वहां भी नीचे फ्लो करता जा रहा है और ज्यादा नीचे, मतलब वाटर टेबल आ गई, वाटर टेबल में जाकर पानी मिक्स हो गया, मिक्स होने के बाद भी वो कहाँ जाता जा रहा है, अभी भी नीचे मूव करता जा रहा है, और उसके नीचे जो भी रॉक्स होंगे, रॉक होंगी, चट्टान वट्टान जो भी होंगी, उसमें जाकर उनके क्रैक्स वगैरह जो भी थे उनमें जाके क्या हो रहा है, मिक्स हो रहा है। इसको क्या कहते हैं, डीप परकोलेशन है। मतलब बहुत बहुत ज्यादा डेप्थ पे चल रही है बात, ये बहुत ज्यादा ग्राउंड के नीचे बहुत ज्यादा डेप्थ की बात चल रही है, इसको कहते हैं डीप परकोलेशन। इसका भी रीजन क्या है, वेट ही तो है, सिंपल। भाई परकोलेट करा जो पानी वही क्या कर रहा है, वही तो कर रहा है आपका डीप परकोलेट भी, जो परकोलेट करा वही क्या कर रहा है, डीप परकोलेट कर रहा है। सीपेज सिंपल हेड डिफरेंस। तो अब ये सीपेज हो रहा है या फिर आपके पास परकोलेशन हो रहा है, डीप परकोलेशन हो रहा है, इसके लिए भी एक प्रोसेस जरूरी होती है, वो पढ़ोगे आप हाइड्रोलॉजी में। अभी पहले तो इनफिल्टर भी तो होना चाहिए पानी, इनफिल्ट्रेशन। अब ये क्या होता है इसका मतलब देख लेंगे अभी आगे चल के ना। तो ये आया बेसिकली समझ में, सिंपल से रीजन है इनफिल्ट्रेशन, वो तो अब आगे की बात है। तो ये आता है समझ, परकोलेशन नीचे जाता जा रहा है, वेट की वजह से मिल गया वाटर टेबल में जाके, वाटर टेबल में मिलने के बाद में भी जाता जा रहा है नीचे, हाँ कह सकते हैं दैट इज एक उसी का ही, नहीं सारा का सारा बेसिकली ये कह सकते हो आप, परकोलेशन सीपेज कह सकते हो, लेकिन सारा परकोलेशन सीपेज, सारा सीपेज परकोलेशन थोड़ी है। सीपेज तो आपका इधर भी हो रहा है, एक्स में भी वाई में भी हो रहा है ना, बिल्कुल जेड में भी हो रहा है। तो ये आ गया पॉइंट। सो ये इंपॉर्टेंट कंडीशंस थी, एंड दैट इज ऑल अबाउट द कोहेजनलेस सॉइल्स। ये किसके बारे में था आपके पास सब, ये कोहेजनलेस सॉइल्स के बारे में था। 3 केस देख लिया आपने कोहेजनलेस में, ड्राई या फिर मॉइस्ट वाला, एक आपने केस देखा कि भाई, और एक आपने देख लिया ये सीवेज वाला केस। अब आता है किसके बारे में बात, कोहेसिव के बारे में बात आती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो आपके पास में दैट इज अबाउट द कोहेसिव सॉइल्स। लिखो जरा। हाँ उसमें तो कंसीडर ही नहीं कर रहे थे ना, वो पहले केस आपने सेकंड वाला वही तो लिखा था ना, कि सबमर्ज तो है लेकिन सीपेज नहीं हो रहा है, जिसमें सबमर्ज है लेकिन सीपेज नहीं हो रहा है, वो तो आपने कर तो नहीं कंसीडर अभी। ये जो तीसरे वाला केस वही तो था, सबमर्ज भी था स्लोप। आप तीसरे वाली कंडीशन देखो, वाटर टेबल को जब आपने बिल्कुल ग्राउंड पे पहुंचा दिया, वाटर टेबल बिल्कुल ग्राउंड पे पहुंच गई ना। नहीं बेसिकली मैंने बताया था एक ही, होता क्या है मोस्टली सीपेज तो वहां पे बेसिकली आपका नहीं एक्ट कर रहा है, सीपेज तो आपका नहीं कंसिडर कर रहे हम उस वाले केस में। अब मोस्टली जो स्टेबिलिटीज होती हैं, स्टेबिलिटीज आर गवर्नड बाय अफेक्टिव स्ट्रेसेस। अफेक्टिव स्ट्रेसेस को गवर्न करता है। अफेक्टिव आपका कौन सा कंसिडर कर रहा है जनरली, गामा सबमर्ज आपका कंसिडर करता है किसको, अफेक्टिव को ना, अफेक्टिव सॉलिड्स वाले को कौन कंसिडर करता है, गामा सबमर्ज। तो गामा सबमर्ज उसी के बेस पे आप स्टेबिलिटी को एनालाइज कर रहे हैं। वो आपने लिखा भी पॉइंट कि व्हेन द स्लोप इज सबमर्ज्ड, व्हेन द स्लोप इज सबमर्ज्ड सो द स्टेबिलिटी इज गवर्नड बाय गामा सबमर्ज। स्टेबिलिटी कौन गवर्न करेगा, और ये आगे तक भी यही चलने वाला है। जब आप फाउंडेशन में बात करोगे तो फाउंडेशन में भी जहां भी आपको वाटर टेबल से नीचे की बात होगी ना, गामा सबमर्ज लेके चलेंगे, क्योंकि स्टेबिलिटी फाउंडेशंस की भी डिपेंड करेगी किस पे, ओनली स्ट्रेसेस अफेक्टिव स्ट्रेसेस पे डिपेंड करती हैं, और वो कौन कंसिडर करते हैं आपके पास, सबमर्ज उसको जनरली कंसिडर करता है। सो ये आपके पास में केसेस थे, कौन से वाले केस, ये कोहेजनलेस वाले केस आ गए थे। अब नेक्स्ट केस आपके पास में कौन से आते हैं, कोहेसिव वाले केस आते हैं। यहाँ पर हम कोहेजन को जीरो नहीं कर पाएंगे। अब एक बहुत बड़ा फायदा निकल कर आने वाला है यहाँ पे, देखो जरा क्या फायदा है आपके पास में, लिखो जरा नेक्स्ट हेडिंग है। सो द नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट इज स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ कोहेसिव सॉइल्स। स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ द कोहेसिव सॉइल्स। कौन सी सॉइल्स हैं, कोहेसिव सॉइल्स है, कोहेसिव सॉइल्स। अच्छा कोहेसिव सॉइल है, कोहेसिव सॉइल में आपको क्या क्या प्रॉपर्टी मिलेंगी देखने को, कोहेजन मिलेगा एंड फ्रिक्शन भी मिलेगा। अगर लेकिन मैं प्योर कोहेसिव बोल देता तो फ्रिक्शन नहीं था वहां पर फिर। ये शेयर का पार्ट है आपका, क्ले में बेसिकली कोहेजन भी मिल जाएगा आपको एंड कुछ ना कुछ आपको फ्रिक्शन भी मिल जाएगा। लेकिन अगर प्योर क्ले बोल दो आप, मतलब प्योर क्ले बोलने का मतलब प्योर कोहेसिव सॉइल, प्योर कोहेसिव सॉइल्स के अंदर फ्रिक्शन क्या होता है, जीरो होता है। ये अब धीरे धीरे आपकी चीजें सारी की सारी लिंक हो जाएंगी जब आप शेयर की तरफ मूव करोगे। एक्चुअली में जो मेनली शेयर स्ट्रेंथ होती है दैट इज, हाँ
अगर प्योर कोहेसिव बोलते हैं हम, प्योर कोहेसिव के केस में, सिंपल कोहेसिव बोला है मतलब कोहेसिव प्रॉपर्टी भी है उसके पास, बट इसका ये मतलब नहीं कि फाइव उसके पास नहीं है, फाइव है, लेकिन अगर हम प्योर कोहेसिव बोलते हैं इन दैट केस क्या होता, फाइव जीरो हो जाता। शेयर जो मेनली होता है शेयर स्ट्रेंथ सॉइल के पास में, वो दो फैक्टर्स उसके लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक तो होता है आपके पास कोहेजन और दूसरा क्या फाइव, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन ना, फ्रिक्शन भी तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। बहुत सारे रीजन की वजह से सॉइल के पास क्या आती है, ये आती है आपके पास में शेयर स्ट्रेंथ, इंटरलॉकिंग कैसी है पार्टिकल्स के बीच में, कोहेजन कैसा प्रेजेंट है, फ्रिक्शन एंगल कितना डेवलप हो रहा है, ये सारे के सारे फैक्टर गवर्न करते हैं किसको, शेयर स्ट्रेंथ को। इनफैक्ट दैट विल आल्सो डिपेंड ऑन द नॉर्मल स्ट्रेसेस। शेयर स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगी, नॉर्मल स्ट्रेस पे डिपेंड करेगी जो उसके ऊपर लग रहे हैं। आया समझ में, ये तो बहुत सिंपल सी चीज है, आप तो ये समझ ही सकते हैं। ये ब्लॉक है, इसको ऐसे दबा दो और इसके बाद इसको आगे खिसकाने की कोशिश करो, क्या ये जा रहा है आगे, नहीं जा रहा ना, क्यों नहीं जा रहा, नॉर्मल स्ट्रेस भी तो लग रहा है इस पे। अब इसको हटा दो, अब खिसकाओ वैसे, देखो चला गया आगे आराम से। ये शेयर फेलियर तो करवा रहे हो आप इसका, ये क्या शेयर फेलियर नहीं था क्या, लेकिन इसको ऐसे दबा दो ऊपर से, आपने नॉर्मल बढ़ा दिया इसके ऊपर, अब जा रहा है क्या, नहीं जा रहा ना। अब इसको हटा दो, अब देखो ले जाओ, देखो नॉर्मल हटा दिया आपने, आराम से शेयर हो गया। हाँ नॉर्मल तो वही है जो अभी तक आप पढ़ते आए हो, नॉर्मल वही नॉर्मल तो है। ये फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर रहे हैं इन द केस ऑफ द प्योर कोहेसिव सॉइल्स ओनली। प्योर कोहेसिव सॉइल्स की प्रॉपर्टी होती है कि इनमें जो फ्रिक्शन मिलेगा आपको वो नहीं मिलेगा। फ्रिक्शन डेफिनेटली डिपेंड करेगा ऑन द रफनेस ऑफ द पार्टिकल्स, ऑन द रफनेस ऑफ द पार्टिकल्स। अगर आप एक क्ले का पार्टिकल उठा लो, एक सैंड का पार्टिकल उठा लो, कौन सा ज्यादा रफ फील होगा आपको, सैंड वाला ज्यादा रफ फील होगा, ठीक है। और रफनेस का मतलब क्या है, रफनेस का मतलब ही क्या होता है, प्योर कोहेसिव सॉइल, प्योर क्ले इज एन एग्जांपल ऑफ प्योर कोहेसिव सॉइल। एग्जिस्ट नहीं करती एक्चुअली में, थियोरेटिकल कंडीशंस है, असली में तो इनफाइनाइट स्लोप भी एग्जिस्ट नहीं करता, असली की तो ये कंडीशन आ गई। इन रियलिटी इनफाइनाइट स्लोप भी एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक। रियलिटी में तो आप इसको लिखना चाहते लिख भी लेते, बट रिक्वायरमेंट तो थी नहीं। अब वही है ना, हमारा कोई टास्क पीएचडी करना तो है नहीं यहाँ पर, तो इन रियलिटी तो ये कंडीशन है कि इनफाइनाइट स्लोप भी एग्जिस्ट नहीं करता रियलिटी में। तो हर एक स्लोप फाइनाइट एक्सटेंट का ही होता है, कहीं ना कहीं उसकी भी बाउंड्रीज तो होती ही हैं, वो मैंने बताया था, लेकिन बहुत ज्यादा हो जाती हैं। एक पैरामीटर के कंपैरिजन में तो क्या बोल देते हो आप उसको, इनफाइनाइट बोल देते हो, बट इनफाइनाइट है तो मतलब क्या वो मेजर ही नहीं कर पा रहे आप, मेजर तो कर पाते हो ना, तो एग्जिस्ट तो कर रहा है वो भी, मतलब एग्जिस्ट कहाँ कर रहा है इनफाइनाइट फिर, भाई इनफाइनाइट का मतलब था सेम इनफाइनाइट सॉइल मास, सेम इनफाइनाइट सॉइल मास जिसका डेप्थ फाइनाइट एरिया क्या है, बट इनफाइनाइट का क्या ये मतलब है कि आप मेजर ही नहीं कर सकते, कर तो सकते हो लेकिन एक के कंपैरिजन में दूसरा जो है वो, इसलिए आप उसको इनफाइनाइट बोल देते हो। बट इन प्रैक्टिकल इनफाइनाइट स्लोप भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, इनफाइनाइट भी एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ हाँ, उसको नेचुरली को मान लेते हो आप इनफाइनाइट की कैटेगरी में, नेचुरल स्लोप्स को आप इनफाइनाइट की कैटेगरी में मान लेते हो। बट अगर एक्चुअली टर्म्स पे जाके आप बात करो, एब्सोल्यूट टर्म्स पे, जो कि आपको चाहिए हमेशा, आपको एब्सोल्यूट डाटा ही तो चाहिए होता है हमेशा, कि एब्सोल्यूट टर्म्स में ये है कि इनफाइनाइट स्लोप भी एग्जिस्ट नहीं करता, हर एक स्लोप फाइनाइट एक्सटेंट का ही होता है। बट सिंस एक पैरामीटर दूसरे के रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा बड़ा है, तो आप उसको किसकी कैटेगरी में डाल देते हो, इनफाइनाइट में डाल देते हो। चलिए लिखो नेक्स्ट। सो क्या लिखा आपने, स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ द कोहेसिव सॉइल्स, ब्रैकेट में लिख लीजिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी होंगी यहाँ पे, कोहेजन भी होगा एंड फाइव भी होगा, दोनों प्रॉपर्टीज आपको मिलेंगी। जैसे क्ले सिल्ट है, सिल्ट कोहेसिव सॉइल ही तो है, कोहेजन भी है उसके पास में, फ्रिक्शन भी होता है उसके पास में, ठीक है, ये कंडीशन। अब इसमें भी फर्स्ट केस कंसीडर कर लो, इफ द सॉइल इज ड्राई, इफ द सॉइल इज ड्राई, if the soil is dry or moist, if the soil is dry or moist, if the soil is dry या फिर moist। आप एक काम करना, जब बिल्डिंग मटेरियल का नंबर आएगा ना, वो पढ़ना बुक एमएस शेट्टी जो बता रहा था मैं, जितनी थ्योरी की आपको रिक्वायरमेंट है उसको मजा आ जाएगा पढ़ने के बाद में, क्योंकि क्लास में तो इतनी डेप्थ में नहीं जा पाएंगे ना बिल्डिंग मटेरियल में, भाई एक तो बहुत लेंथी सब्जेक्ट है, थ्योरेटिकल चीज है, लेकिन अगर इन डेप्थ चीज चाहिएगी तो उसको पढ़ना कभी बिल्डिंग मटेरियल की वो जो बुक बता रहा हूँ मैं, मतलब पढ़ने के बाद में आपको रियल फीलिंग आएगी कि कॉन्क्रीट होती क्या है। कभी मिलेगा आगे टाइम चल के तो पढ़ना आराम से टाइम निकाल कर कभी बाद में,
अभी की तो खैर रिक्वायरमेंट नहीं है फ्रॉम द एग्जाम पर्पस, बाद में कभी मन करेगा आगे चल के चलो वही थोड़ा सा खाली बैठी हूँ तो पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत, तो तब पढ़ना आराम से उसको। लिखो नेक्स्ट, इफ द सॉइल इज ड्राई या फिर मॉइस्ट, ब्रैकेट में लिख लो गामा इज द यूनिट वेट, गामा इज द यूनिट वेट, गामा इज द यूनिट वेट, गामा क्या है यहाँ पे, यूनिट वेट है। अब सेम बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है किसी तरह का केस में, बट यहाँ पर क्या चेंज आ जाएगा, जस्ट यहाँ पर आप कोहेजन को भी कंसिडर कर लोगे, वहां पर सी आपने जीरो कर दिया था ना, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कंसिडर करोगे, पूरा डेरिवेशन के साथ नहीं जा रहे, सेम फॉर्म में बनेगा बिल्कुल एक्जैक्टली, लेकिन यहाँ पर आप जो कोहेजन वाला टर्म है वो नेग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे। सो फैक्टर ऑफ सेफ्टी विल बी इक्वल टू व्हाट, सी प्लस सिग्मा एन बार इनटू tan of phi divided by tau is equal to c plus gamma into z into cos square beta into tan of phi divided by gamma z cos बीटा इंटू साइन बीटा, ऐसा ही तो आएगा। देखो उसमें आपने क्या करा, जस्ट कोहेजन को ऐड कर लिया सिर्फ। अब पहले केस में क्या हुआ था, अब जब इसको सॉल्व करते थे तो ये गामा जेड कैंसिल हो जाता था, ये क्या बनता था tan phi बाई tan बीटा बनता था। इसमें देखो जरा, ये वाली टर्म तो tan phi बाई tan बीटा बनी रही है, ट्रिग्नोमेट्री वाली जो टर्म है ना, ये वाली टर्म, ये वाली बन रही है। इसमें क्या ऐड हो गया, कोहेजन ऐड हो गया भाई। चलो इसको आप ऐसे भी लिखो, ये वाला तो वही tan phi बाई tan बीटा बन ही रहा है वाला टर्म, ये किसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता था, कोहेजनलेस सॉइल्स का tan phi बाई tan बीटा, गामा जेड कैंसिल हो गया। क्या ये इसमें ऐड नहीं होगा, क्या क्या फैक्टर ऑफ सेफ्टी बढ़ नहीं है, क्या इंक्रीज हो गया ना फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो ये फायदा निकल कर आता है। अब ऐसा हुआ क्यों, सिर्फ ये ऐसा हुआ क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ द कोहेजन बिहेवियर, ये कोहेजन की वजह से तो आया इसके पास ये प्रॉपर्टी। आप ये देखो जरा, इसको हटा दो यहाँ से, कोहेजन को हटाओ, कोहेजन को हटाओगे तो ये वाली टर्म क्या बनेगी आपके पास, टोटल tan phi बाई tan बीटा ही तो बनेगी। कोहेजन को हटा दीजिए यहाँ से, गामा जेड कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगी ये टर्म tan phi बाई tan बीटा। इसमें कोहेजन ऐड हो रखा है, मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ऐसा क्यों हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ द कोहेसिव प्रॉपर्टी। तो देखो फायदा निकल कर आ रहा है, यानी कि बेसिकली फेलियर कराना, अगर कोहेसिव सॉइल में स्लोप बना हुआ है उसका डिफिकल्ट रहेगा एज कंपेयर टू कोहेजन लेस में अगर कोई स्लोप बना रखा है उसके कंपैरिजन में। आया समझ में पॉइंट, रीजन क्या है, वहां पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको ज्यादा मिलता है, यहाँ पे जस्ट बिकॉज ऑफ द, एक ऐसा ही फायदा आया था अनसपोर्टेड डेप्थ ऑफ कट में, रिटेनिंग वॉल में एक पर्टिकुलर डेप्थ तक वो बिना किसी सपोर्ट के रहेगी सॉइल, उसका क्या रीजन था, पार्टिकल जाने नहीं देंगे एक दूसरे को, दूर दूर बांध के रखेंगे एक दूसरे को। चलिए तो क्या आ रहा है फॉर्मूला, इज इक्वल टू गामा, क्या बन रहा है, सी प्लस गामा जेड इंटू कोस स्क्वायर इंटू tan phi डिवाइड बाय गामा जेड कोस बीटा इंटू साइन बीटा आ रहा है कंडीशन। अब इसमें एक बहुत अच्छी चीज निकल कर आने वाली है, देखो क्या चीज है। अब यहाँ से आएगा आपके पास टेलर्स स्टेबिलिटी नंबर का कॉन्सेप्ट, जिसपे बहुत क्वेश्चन आए हैं आपके गेट में, ठीक है, बहुत क्वेश्चन आ रखे हैं उसपे। क्या मतलब है, तो ये फॉर्मूला आपके पास में आया ना, क्या फॉर्मूला है आपके पास में, सिंपल सी प्लस गामा इंटू जेड इंटू कोस स्क्वायर बीटा इंटू tan ऑफ फाई डिवाइडेड बाय गामा इंटू जेड इंटू कोस बीटा इंटू साइन बीटा। ये कब वैलिड है, दैट इज इन द ड्राई कंडीशन। ड्राई कंडीशन में सॉइल आपकी फिर मॉइस्ट में। देखो एक काम करो, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये कंडीशन है, ठीक है, जैसा कर्व आपने वहां पे भी तो बनाया था एक ऐसा ही कर्व, उसमें फाई के साथ वेरिएशन दिखा रहे थे आप बीटा का, यहाँ पर भी शो करो। देखो जरा क्या होगा, इधर आप शो करो शेयर होता है, ये बताया था आपको, इधर क्या होगा शेयर होगा एंड इधर क्या होगा स्ट्रेसेस होंगे, नॉर्मल स्ट्रेस। वही सेम मोर सर्कल वाली चीज है, ठीक है। मोर सर्कल आप नंबर ऑफ मोर सर्कल्स बनाओ, 5-7 मोर सर्कल बनाओ, सबको आपस में ज्वाइन कर दो, उनसे पास करते हुए एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर दो। वही क्या होता है, मोर्स फेलियर एनवेलप बोलते हैं इसको, मोर्स कूलम्ब फेलियर एनवेलप। वो आप जब शेयर देखेंगे तो वहां पे चीज क्लियर हो जाएगी आपको, शेयर में होंगी वो, मोर सर्कल के बारे में भी थोड़ा बहुत आएगा वहां पे। जैसे सपोज करो ये इधर शेयर स्ट्रेस है, इधर क्या है आपके पास में नॉर्मल स्ट्रेसेस है, ठीक। शेयर स्ट्रेंथ भी तो आप इधर ही शो करोगे, शेयर वाली एक्सिस पे, शेयर स्ट्रेंथ भी आप किधर शो करोगे, इधर ही एक्सिस पे शो करोगे। तो शेयर स्ट्रेंथ किसके बराबर होती है, सी
है ना, कोहेजन। ठीक ठीक, 25। तो ये 5 है शियर स्ट्रेंथ। अब देखो जरा क्या हो रहा है, ये जो है आपके पास, ये क्या है, दिस इंटरसेप्ट इज इक्वल टू व्हाट, कोहेजन। और ये जो पैरामीटर आपके पास बनेगा ये क्या है, सिग्मा एन बार इंटू टेन फाई है। ये टोटल ऐड कर लो, क्या हो गया आपके पास, ये शियर स्ट्रेंथ हो गई। अब समझो जरा बात को, एक्चुअली होता क्या है, मैंने अभी आपको बताया कि शियर स्ट्रेंथ आल्सो डिपेंड्स ऑन द नॉर्मल स्ट्रेस। किस पे डिपेंड करती है, उसका एक एग्जांपल भी दिया अभी, उसको दबाओ ऊपर से, नॉर्मल स्ट्रेस बढ़ाओ, वो जाएगी नहीं आगे, स्लाइड ही नहीं करेगी। ठीक है, अब ये बनता कैसे, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। आप क्या करोगे, यहाँ पे आपने एक मोर सर्कल बनाया, ऐसे करके एक मोर सर्कल बनाया आपने, ठीक। ये पूरा नहीं दिखा रहा मैं यहाँ पे, अब मुझे नीचे वाले पार्ट से कोई मतलब ही नहीं है, तो सर्कल बनेगा बट पूरा दिखाने की रिक्वायरमेंट नहीं है उसको ऐसा ना। अब क्या करो, आप दूसरा मोर सर्कल बनाओ, नॉर्मल स्ट्रेस को इस बार क्या करो, बढ़ा दो। नॉर्मल स्ट्रेस को क्या करो, बढ़ाओ। नॉर्मल स्ट्रेस बढ़ेगा, क्या सिग्मा इन बार टेन पाई बढ़ेगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। शियर स्ट्रेंथ क्या करेगी, शियर स्ट्रेंथ होता क्या है, सी प्लस सिग्मा इन बार इंटू टेन पाई होता है। आपने नॉर्मल स्ट्रेस बढ़ाया, क्या सिग्मा इन बार बढ़ेगा, मोर सर्कल सेमी सर्कल, एक्चुअली ये पूरा नहीं दिखा रहे यहाँ पे इसलिए सेमी सर्कल है, ठीक है। तो ये कंडीशन है, बढ़ा शियर स्ट्रेंथ बढ़ी, आया समझ में केस। ये वाला पहला मोर सर्कल आपने बनाया किसी एक पर्टिकुलर नॉर्मल स्ट्रेसेस की वैल्यू के लिए, तो पहला मोर सर्कल ये बना किसके लिए, एक किसी पर्टिकुलर नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू के लिए, क्लियर है। आपने नॉर्मल स्ट्रेस को बढ़ाया, जब आप नॉर्मल स्ट्रेस बढ़ाओगे दूसरा मोर सर्कल बनेगा, ये दूसरा मोर सर्कल बनाया आपने किसके लिए, दूसरे नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यूज के लिए, क्लियर है, आया नहीं आया समझ में। अब आपको एक चीज पता है कि हमारा जो बेसिकली, ये हमें पता है ऑलरेडी, हमें ये पता है कि हर एक पॉइंट रिप्रेजेंट करता है प्लेन को, सर्कल पे लाई करने वाला हर एक पॉइंट रिप्रेजेंट करता है किसको, एक प्लेन को रिप्रेजेंट करता है, दैट रिप्रेजेंट्स अ प्लेन। अब एक काम करो, यहाँ पे कौन से प्लेन पे मैक्सिमम शियर डेवलप हो रहा है, क्या इस पे डेवलप हो रहा है, बताओ। मैक्सिमम शियर कौन से प्लेन पे डेवलप होगा, ये पॉइंट है, पॉइंट भी तो एक प्लेन ही है। ये पॉइंट क्या है, उस पॉइंट को जिसको आपने बाहर निकाला था ना क्रॉस सेक्शन को कट करने के बाद, जिससे इनफाइनाइट प्लेन्स पास करते थे, हर एक प्लेन पे अलग अलग नॉर्मल एंड शियर की वैल्यू थी। तो ये पॉइंट भी तो एक प्लेन ही है जो उस पॉइंट से पास कर रहा है, और इस पर नॉर्मल भी अलग है और शियर भी क्या होगा, मैक्सिमम शियर कहाँ पर आ रहा है, यही तो है मैक्सिमम शियर, बताओ है या नहीं है। ठीक है, इसमें क्या यहाँ पर आ रहा है मैक्सिमम शियर, बताओ। और जो मैक्सिमम शियर आ रहा है जिस प्लेन पे, क्या वही उसकी शियर स्ट्रेंथ होगी, मैक्सिमम शियर जो कि डेवलप हो रहा है वही क्या होती है, शियर स्ट्रेंथ होती है। आया नहीं आया समझ में केस, बताओ क्लियर है नहीं है। ठीक है, चलिए अब आपने क्या करा, इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए, अभी मैं इसको जस्ट समझाने के लिए थोड़ा सा बता रहा हूँ, एक्चुअली मैं इसको मिटाऊंगा अभी, क्योंकि मेरा काम अभी ये बताना नहीं था, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि लाइन कैसे ड्रॉ करी आपने, ये लाइन आपने कैसे ड्रॉ करी है, जस्ट मेरा काम अभी ये बताने के लिए आपको ये चीज बता रहा हूँ, ठीक। तो आया समझ में, ये क्या है, ये शियर स्ट्रेंथ हो गई सॉइल की, इस प्लेन पे जो शियर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है वही क्या है, शियर स्ट्रेंथ है। इस प्लेन पे जो शियर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है वही क्या है, आप एक और मोर सर्कल बना लो इस बार नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू को चेंज करके, क्या ऐसा ये सर्कल बन जाएगा आपके पास फिर से, उस पर भी मैक्सिमम शियर कहीं यहाँ पे डेवलप होगा, वही शियर स्ट्रेंथ होगी, अलग अलग सर्कल के लिए अलग अलग निकल कर आ रही है वैल्यूज। आप एक काम करो, इन सारे के सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर लो, जो मैक्सिमम शियर वाले पॉइंट्स है ना, इनको आप क्या करो यहाँ पे ज्वाइन कर लो। आया समझ केस, बताओ आया नहीं आया समझ में, इनको क्या कर लो आप ज्वाइन कर लो, यानी कि टेंजेंट, एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर दो आप इन सबसे पास करता हुआ, सब सारे के सारे जो सर्कल बन रहे हैं, ये सर्कल है, ये सर्कल है, एक सर्कल और बनाओ इन सबसे पास करता हुआ एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर लो, बताओ वही क्या है आपके पास, ये है मोर फेलियर। अब ये बताना जरा, ये टेंजेंट पास कहां से कर रहा है आपका, एक तरह से इन मैक्सिमम वाले पॉइंट से पास करेगा, ये जो पॉइंट्स है ना इनसे क्या करेगा, पास करेगा, इनसे पास करेगा, ठीक है।
आया समझ में? नहीं आया? आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए ऐसे बनाओ सर्कल। अब ये एग्जैक्टली स्केल पे नहीं है इसलिए आपको दिखाई नहीं देगा। ऐसे क्या कर लो, इनको ऐसे इस तरह से ज्वाइन कर दिया, कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। ये क्या कहलाता है आपका? मोर्स फेलियर एनवलप कहलाता है। आया नहीं आया समझ में? अब ये बताओ, अगर सपोज करो इस मोर फेलियर एनवलप पे, मोर फेलियर एनवलप क्या आपकी सॉइल की शियर स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है? कर रहा है नहीं कर रहा है? कैसे? ये यहाँ पे इसको टच कर रहा है, ये क्या है एक तरह से शियर स्ट्रेंथ ही तो है। ये यहाँ पे इसको टच कर रहा है, ये क्या एक तरह से शियर स्ट्रेंथ ही तो है। आया नहीं आया समझ? क्या ये सॉइल की शियर स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है? इसलिए हम इसको क्या लिखा था आपने, इसको कल इसको क्या लिखा था आपने? शियर स्ट्रेंथ एनवलप लिखा था। लिखा था या नहीं लिखा था? मतलब अगर बाई चांस आपने कोई सॉइल कंसिडर करी, अब ये तो मैंने थ्योरेटिकल कंडीशन बता दी आपको, अब आपने सॉइल कंसिडर करी, उस सॉइल के लिए ये कुछ बना मोहर सर्कल, मोहर फेलियर एनवलप से नीचे लाई कर रहा है। नीचे लाई करने का मतलब क्या है? जो मैक्सिमम शेयर डेवलप हो रहे हैं यहाँ पे, वो शेयर स्ट्रेंथ से क्या है? कम है। कैसी रहेगी कंडीशन आपकी? सेफ रहेगी। कंडीशन कैसी रहेगी? सेफ रहेगी। दूसरी चीज, आपने कोई कंडीशन के लिए मोहर सर्कल बनाया, वो कहां पहुंच गया? इससे ऊपर निकल गया ऐसे करके। मैक्सिमम शेयर डेवलप कहां पर हुआ? यहाँ पर। स्ट्रेंथ कितनी थी? ऊपर चला गया। इससे क्या कंडीशन है? वहां तक पहुंचने से पहले ही फेल कर जाएगा वो। वहां तक पहुंचने से पहले ही फेल कर जाएगा। आया नहीं आया समझ? तो यहाँ से ये पता लग रहा है आपको कि भाई मोर फेलियर एनवलप बेसिकली शियर स्ट्रेंथ एनवलप इसको क्यों कह रहे हैं हम? इससे ऊपर अगर आपका बेसिकली लाई कर रहा है, कोई सर्कल अगर आपका इससे ऊपर लाई कर रहा है तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है? एक तरह से अनसेफ कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। और अगर इससे नीचे लाई कर रहे हैं तो सेफ कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जस्ट एक बेसिक आइडिया दिया है आपको। जस्ट मोर फेलियर एनवलप अलग अलग सॉइल के लिए अलग अलग बनेगा। सैंड्स होंगी, सैंड्स में अलग तरह का बनेगा, सिल्ट में अलग तरह का बनेगा, क्ले होंगी, क्ले में अलग तरह का बनेगा। बट ये एक बेसिक कहानी बता दी आपको कि सारे के सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करो, मैक्सिमम जो वाले हैं उससे ऊपर अगर लाई कर रहा है एक्चुअली तो अनसेफ कंडीशन होगी। मोर फेलियर एनवलप से ऊपर हो, इससे नीचे, इससे नीचे कैसी कंडीशन हो गई? सेफ कंडीशन आ गई। आया समझ में कैसी? इसकी एक्चुअल क्लैरिटी आपको आ जाएगी जब आप शेयर पढ़ लोगे एक बार। बट अभी के लिए बेसिक आइडिया तो लग चुका। एक जस्ट कंडीशन कह सकते हैं कि इससे ऊपर लाई करना मतलब, इससे नीचे लाई करना मतलब सेफ कंडीशन। अब देखो जरा, अब इसको डायग्राम को इतनी कोई बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, अभी समझाने के लिए चीज बता दी है, जस्ट आगे बना लेंगे इसको फिर। अब आपको समझ में आया होगा कि क्या बनाया था मैंने यहाँ पे, ऐसे करके ये बना रखा था ना, ठीक है? हाँ सर्कल इसके अंदर है, इससे नीचे है, इससे ऊपर भी जा सकते हैं। कैसे बनाया है? प्रीवियस वाले में ऐसे बनाया था, बताओ। अच्छा येलो वाला मैंने ऐसे बनाया था, ये वाला, ये वाला ना, ये वाली ग्रीन लाइन, हाँ। अब इसके बारे में मैंने आपको क्लियर बताया था, तो ये एग्जैक्ट स्केल पे नहीं बना हुआ डायग्राम आपका। अब यहाँ पर तो ये बताया था ना उस समय कि एग्जैक्टली स्केल पे तो बन नहीं रखा है। अगर स्केल पे नहीं बन रखा है तो ये एक दूसरे को ऐसे टच नहीं करेंगे। कौन से वाला? अब ये ऊपर जाता हुआ दिखाई दिखाई दे रहा है आपको, इसलिए फेल वाला है यहाँ। बट वैसे ये अगर नीचे रहता तो, ये जो नीचे बना हुआ है ना, ये वाला कौन से वाला है? ये पास वाला है। तो ये इससे ऊपर जाने का मतलब है कि वो फेल कर रहा है एक तरह से। हम्म फेल की शेयर क्या? अब इसको यहाँ से एक काम कर लो ना, इसको हटा दो येलो वाले को, और अब इसको ऐसे बना दो। अब सही हो गया? अब ठीक है। अब वो देखो एग्जैक्टली स्केल पे आ रहा है आपका डायग्राम से। अब वो बताया था उस समय, भाई ये पेपर पे बन रहे, ये हाथ से बन रहे हैं, रफ डायग्राम बन रहे हैं, एग्जैक्टली नहीं बनेंगे आपके पास। हम्म अब वो वही तो बात मैं बता रहा हूँ, वही तो चीज आपको शेयर में क्लियर होगी। आपके पास में, सुनो सुनो, जो सैंड है और जो सिल्ट होती है, उनमें उन प्लेन्स पे फेलियर होता है जिन पर मैक्सिमम शेयर डेवलप नहीं कर रहा होता। आया समझ में कंडीशन? यही तो चीज है जो आपको शेयर में पता लगेगी। अब ये यहाँ पे सीखोगे तो वहां पर क्या सीखोगे फिर? यही तो प्रॉपर्टी है सैंड की और सिल्ट की आपके पास, की जो फेलियर होता है वो उन प्लेन्स पे होता है जिन प्लेन्स पे मैक्सिमम शेयर डेवलप ही नहीं कर रहा होता। यही तो एक इंटरेस्टिंग चीज है। लेकिन क्ले के केस में क्या होता है? उसी प्लेन पे फेलियर होता है जिस प्लेन पर मैक्सिमम शेयर डेवलप करता है आपका। आया समझ में केस? तो यहाँ पे फेलियर यहाँ पे हो चुका,
तो आप इसको शियर स्ट्रेंथ कहोगे क्या? नहीं ना, ये शियर स्ट्रेंथ है, इसलिए यहाँ से पास करता हुआ जा रहा है। अभी जस्ट ये इतना रखो, इसमें ज्यादा डेप्थ में मत जाओ अभी, क्योंकि ये फिर नहीं तो ये टॉपिक अभी बेसिक आइडिया तो है नहीं इसके बारे में, चलता जाएगा अदरवाइज। ठीक, इससे ऊपर लाई करने का मतलब क्या है आपका? अनसेफ कंडीशन है। इससे नीचे लाई करने का मतलब क्या है? एक सेफ कंडीशन है। अब जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये कहाँ चला गया डायग्राम? 7 पे था, 8 पर भी नहीं है। ये था कोहेजन, और ये क्या था आपके पास में? ये है आपके पास में 5, दैट इज 5। ठीक है, ये वैल्यू कितनी होती है? सिग्मा एन बार इंटू 10 5, और ये कितना हो गया इंटरसेप्ट, और ये टोटल क्या बन गया आपके पास में? शियर स्ट्रेंथ बन गई, ये शियर स्ट्रेंथ बन गई सॉइल की, दैट इज शियर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल। ठीक है, अब देखो जरा, इस 5 के पैरेलल एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लो तो कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अब क्या हो रहा है आपके पास? अब देखो जरा चेक करके, ये 5 हो गया। जैसे अगर सपोज करो, अगर मैंने जैसे सपोज मैंने बीटा वाला केस कंसिडर, बीटा को कंपेयर करना है 5 के साथ में, ऐसे तो करे थे कल भी। बीटा 5 से ज्यादा हो गया तो ऊपर चला गया, बीटा 5 से कम हो गया तो नीचे है, सेफ है। बीटा इक्वल हो गया तो मतलब क्या होगी? क्रिटिकल कंडीशन हो गई आपके पास। ठीक है, वही तो चीज कर रहे हैं। देखो जरा, देखना कंपेयर करके। बीटा लेस देन 5 कंसिडर करो पहले, बीटा लेस देन 5। बीटा लेस देन 5 का मतलब क्या है? यहाँ पर ऐसे, क्या है बीटा लेस देन 5 है? ये बीटा लेस देन 5 है ना, ये बीटा है, बीटा लेस देन 5। ये क्या है? बीटा लेस देन 5। ये क्लियर हुई चीज? अब ये बताओ, अगर ये बीटा लेस देन 5 है आपके पास, आप कोई भी केस कंसिडर कर लो, कुछ भी उठा लो कहीं पर भी, क्या कभी भी ये इससे ऊपर निकल जाएगा क्या? क्या मोर फेलियर एनवलप से ऊपर चला जाएगा कभी भी? सोचो जरा खुद से। क्या निकल जाएगा इससे ऊपर? ये हमेशा ये लाइन इससे नीचे नहीं रहेगी क्या? रहेगी या नहीं रहेगी? देखो जरा, एंगल अगर कम है तो क्या हमेशा इससे नीचे नहीं रहेगी? अगर बीटा लेस देन 5 है तो क्या मतलब? ये इसका मतलब ये है कि हमेशा सेफ वाली कंडीशन है। ये तो आपका कल भी तो यही आ रहा था, इवन बीटा लेस देन 5 क्या कंडीशन थी? हमेशा सेफ वाली कंडीशन ही तो थी आपके पास। ऐसा था या नहीं था? तो वही सेम काम यहाँ पर भी तो हो रहा है। बीटा लेस देन 5 इन दैट पर्टिकुलर केस, अगर बीटा 5 से कम है, आप चाहे कुछ भी नॉर्मल स्ट्रेस रखो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपको, हमेशा आपकी सॉइल किधर लाई करेगी? बिलो मोर फेलियर एनवलप। और कैसी कंडीशन होगी हमेशा? दैट विल बी अ सेफ कंडीशन, दैट विल बी अ सेफ कंडीशन, दैट विल बी अ सेफ कंडीशन। ये एक पहली प्रॉपर्टी आई क्ले के केस में। लेकिन सपोज जब हम बीटा को 5 से ज्यादा कर दें, जब हम बीटा को 5 से ज्यादा कर दे, तो बीटा को 5 से ज्यादा करने का मतलब आपके पास में क्या है वो समझना। जस्ट बीटा 5 से ज्यादा करने का मतलब ये है, अब देख लो तुम, आया समझ में केस? बताओ, देखो जरा इसको, चलो चेक करके। ये कौन सा एंगल है? ये बीटा है, लेकिन ये बीटा कौन सा है? यहाँ पे लिख लो, बीटा मोर देन 5 है, बीटा मोर देन 5 है। और ये वाली रेड वाली कौन सी है? ये वाली बीटा लेस देन 5 है। अब देखो कंपेयर करके, और ग्रीन वाला कौन सा था? ये तो 5 वाला वही सेम एंगल पे दिखा रखा था ना। आया समझ में? नहीं आया? बीटा लेस देन 5 है, क्या हमेशा नीचे लाई कर रहा है? बीटा लेस देन 5 हमेशा नीचे तो लाई कर रहा है। बीटा लेस देन 5 में हमेशा नीचे तो लाई कर रहा है। लेकिन अगर बीटा मोर देन 5 हो जाए, मोर फेलियर एनवलप से कंपेयर करो, अप टू अ सर्टेन डेप्थ, एक सर्टेन डेप्थ तक कहां जा रहा है? नीचे। एक पर्टिकुलर डेप्थ पर आकर क्या करेगा? इसको टच करेगा। ऐसा होगा या नहीं होगा? बताओ, आ रही है चीज समझ में? बीटा मोर देन 5 होने पे अप टू ए सर्टेन डेप्थ तक आपका जो बेसिकली सॉइल सैंपल है वो अभी भी कहां रहेगा? नीचे ही रहेगा। किससे? मोर फेलियर एनवलप से। बीटा अगर 5 से ज्यादा है, एक पर्टिकुलर डेप्थ तक, एक पर्टिकुलर डेप्थ तक अभी भी क्या रहेगा? नीचे ही रहेगा। किससे? मोर फेलियर एनवलप से। और ये कैसी कंडीशन है? मतलब सेफ कंडीशन है। बीटा लेस देन 5 पे हमेशा नीचे ही रहेगा, तो वो तो हमेशा सेफ होगी। बीटा लेस देन 5 तो हमेशा सेफ हो गया। बीटा मोर देन 5 पे क्या हो रहा है? एक पर्टिकुलर पॉइंट तक आपकी जो सॉइल का जो ये सर्कल, आप जो बेसिकली आप ये लाइन ड्रॉ कर रहे हो, वो कहां लाई कर रही है? नीचे लाई कर रही है ना, मोर फेलियर एनवलप से। लेकिन एक पर्टिकुलर डेप्थ तक वो, एक पर्टिकुलर डेप्थ पे आके वो क्या कर रही है? उसको टच कर रही है।
और उससे भी ज्यादा अगर आप डेप्थ बढ़ा दो तो क्रॉस करके आगे निकल जाएगी। आया नहीं आया समझ में? बताओ, ये चीज क्लियर है? अब यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल रहा है? कंक्लूजन ये निकल रहा है कि जब आपने सैंड के केस में देखा था, कोहेजनलेस के केस में, कोहेजनलेस के केस में ऐसा था कि जैसे ही आपने बीटा को 5 से ज्यादा कर दिया, सडनली फेलियर हो रहा था। हो रहा था या नहीं हो रहा था? बताओ, क्या वो डेप्थ डिपेंडेंट था? नहीं, कोई डेप्थ डिपेंडेंसी आ ही नहीं रही थी। अगर डेप्थ डिपेंडेंसी नहीं थी तो डेप्थ क्या है क्या नहीं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सडनली जैसे ही बीटा 5 से ज्यादा हुआ, फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या हो रहा था? 1 से हाफ थोड़ी हो रहा था, 1 से कम हो रहा था। 1 से कम हो रहा था, 1 से कम हो रहा था मतलब, आप दोबारा से समझो, कोई डाउट आ रहा है क्या इसमें? ये क्लियर है नहीं है? क्लियर है तो बताओ, नहीं है तो बताओ। हाँ, वही मोर क्लियर एनवेलप है। हाँ क्या? हाँ, किसके ऊपर है? ये तो जस्ट एंगल को शो करने के लिए बताया, एक्चुअल मोर क्लियर एनवेलप तो ये है ना आपको ऊपर वाला। मैंने सिर्फ एंगल को कंपेयर करने के लिए यहाँ पर बनाया है इस लाइन को। अगर मैं यहीं पे एंगल शो करता तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सी चीज हो रही थी। किस, हाँ ये वाला केस, ये सैंड की तरह से केस है। एक्चुअली में आप ये समझिए कि यहाँ पे जो मैंने ये जो लाइन यहाँ पे ड्रॉ करी है, वो सिर्फ एंगल को ऊपर नीचे शो करने के लिए ड्रॉ करी है, जिससे कि कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए चीज। एक्चुअल मोर फेलियर एंगल तो आपके पास यही है, ऊपर वाला जो है। सैंड में तो ये लाइन कहाँ थी, ये सी कहाँ था उसमें सैंड में? हाँ, ऐसा ही तो था सैंड वाले केस में। अब ये पूछ रहे थे, बता रहे थे। हम्म हम्म हाँ, तो उसमें तो फिर तो ये अगर आप इंटरसेप्ट हटा दीजिए सी, वो सैंड वाले केस बन गया। ठीक है, अगर बीटा पाई से कम है, हमेशा नीचे लाई कर रहा है, हमेशा सेफ कंडीशन है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा ही सैंड के केस में भी तो होता था, बताओ। लेकिन जैसे ही बीटा 5 से ज्यादा हुआ, सैंड के केस में सडनली फेलियर हो जाता था, क्योंकि वहां पे डेप्थ पे कोई डिपेंडेंसी नहीं थी। लेकिन क्ले के केस में बीटा अगर 5 से ज्यादा हो भी रहा है तो अप टू ए सर्टेन डेप्थ, क्योंकि यहाँ पे डेप्थ पे भी तो डिपेंड हो रहा है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फॉर्मुला क्या है वहां पे, देखो जरा, फॉर्मुला क्या रखा है यहाँ पर, कहाँ गया फॉर्मुला? ये देखो ना जरा, बताओ आया नहीं आया समझ में? अप टू ए सर्टेन डेप्थ, एक सर्टेन डेप्थ तक बीटा अगर 5 से ज्यादा भी हो जाए, तब भी मोर फेलियर एनवेलप के नीचे ही रहेगी। और नीचे रहने का मतलब क्या है? अप टू ए सर्टेन डेप्थ तक क्या रहेगी सॉइल आपकी? सेफ रहेगी। लेकिन अगर बीटा 5 से ज्यादा था और आपने डेप्थ को इस पर्टिकुलर डेप्थ की वैल्यू से ज्यादा बढ़ा दिया, अब क्या हो जाएगा? फेलियर हो जाएगा। और एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर डेप्थ तक क्रिटिकल कंडीशन, इस पर्टिकुलर डेप्थ पे क्या होगा एग्जैक्टली? क्रिटिकल कंडीशन है। बताओ आया नहीं आया सब समझ में? अब ऐसा हुआ क्यों इसके पास में? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कोहेजन इंटरसेप्ट की वजह से। तो ये फायदा निकल कर आता है, देखो यहाँ पर। अब इसमें बताओ कोई दिक्कत है क्या किसी तरह की? अब ये जो यहाँ पे ये जो पॉइंट है, इसको बोल दो आप एफ पॉइंट। ये पॉइंट को क्या बोल दिया आपने? एफ पॉइंट बोल दिया। एफ पॉइंट ये क्या है आपके पास में? अब ये डेप्थ कितनी है हमें कैसे पता लगेगा? 0 कर दो, 1 कर दो, बस सिंपल। आपको पता है इस डेप्थ पर क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो 1 करके पता कर लो कितनी है, इसको 1 करके पता कर लो। बताओ ये आया नहीं आया समझ में चीज? क्या फायदा आ रहा है इसके केस में? इसमें कोई दिक्कत है तो बोलो, बताओ जरा, कोई प्रॉब्लम है? ये बेनिफिट आया देखो इसका निकल कर आपके पास। अब इसके बारे में जो कहानी बताई है वो लिख लेते हैं। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट आता है इसका निकल कर ना। रिटेनिंग वॉल में, हाँ हाँ उसी टाइप से है थोड़ा सा। कोहेजन ने वहां पर भी फायदा दिया था आपको, और यहाँ पर भी फायदा दे रहा है। भाई सिंपल है ना, आप स्लोप बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते, अब जब स्लोप की आप हाइट बढ़ाते जा रहे हो, स्टीपनेस बढ़ रही है बेसिकली एक तरह से। इसमें बताओ एक बार कोई दिक्कत है क्या किसी तरह की? इसके बाद ये लिख लेते हैं पॉइंट जस्ट, कहानी बताइए इसको लिखेंगे एज इट इज। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लिखो जरा पॉइंट करके। डायग्राम बना लिया? लिखो फिर, क्या लिखना है बताओ। हम्म सो ये क्या है आपके पास? दैट इज मोहर फेलियर एनवेलप बोल दो इसको, मोर फेलियर एनवेलप। इसी को क्या बोल सकते हैं? शेयर स्ट्रेंथ एनवेलप भी बोल दो चाहे।
ये लिख लो इसके साथ ना, shear strength एनवलप बोल दो इसको। ये वाली कंडीशन कौन सी है, ये वाली बताना आप जरा, ये वाली कंडीशन स्टेबल है, ये तो स्टेबल कंडीशन हो गई, दैट इज स्टेबल कंडीशन एक्चुअली, ये तो स्टेबल कंडीशन है। और ये वाली कंडीशन कौन सी है, दिस इज क्रिटिकल एक्चुअली, ये क्रिटिकल कंडीशन है, दैट इज क्रिटिकल कंडीशन एक्चुअली। चलो ठीक है, क्रिटिकल कंडीशन। और ये जो पॉइंट है एफ पॉइंट, उसका क्रिटिकल पॉइंट बोल दो, जिस पॉइंट पर क्रिटिकल कंडीशन हो रही है उसका क्रिटिकल पॉइंट बोल दीजिए। चलो लिखो इसमें जरा 2-3 पॉइंट लिख दो ना, ओके लिखो। लिखो एट क्रिटिकल पॉइंट एफ, एट क्रिटिकल पॉइंट एफ, एट क्रिटिकल पॉइंट एफ जेड इज इक्वल टू एच सी, जेड इज इक्वल टू एच के नीचे सी है वो, एच सी हाइट, ये ऐसे है एट क्रिटिकल पॉइंट एफ, एट क्रिटिकल पॉइंट एफ जेड इज इक्वल टू एच सी। जेड किसके बराबर हो जाएगी हाइट, क्रिटिकल हाइट, क्रिटिकल हाइट मेंशन कर लेना, एच सी मतलब क्रिटिकल हाइट ऑफ स्लोप। एच सी को क्या बोलते हैं, एच सी है आपके पास क्रिटिकल हाइट ऑफ स्लोप, एच सी इज इक्वल टू व्हाट, क्रिटिकल हाइट ऑफ द स्लोप हो गया, क्लियर है, क्रिटिकल हाइट ऑफ द स्लोप। चलो और यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू कितना होगा, 1 लिख लो, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू 1, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। चलिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू, नोट करके लिखो, इन कोहेसिव सॉइल्स, इन कोहेसिव सॉइल्स, in cohesive soils when beta less than 5, when beta less than 5। अच्छा वैसे मैं जस्ट ये पॉइंट पूछ रहा हूँ, एक अभी वो वेब सीरीज ही देख रहा था मैं 2-4 दिन पहले, उसमें था कि दिखा रखा है कि भाई एक पॉइंट बोल रहे हैं कि हम जैसे सक्सेसफुल बनने की कोशिश कर रहे हैं सब लोग, कि भाई रैंक निकल जाए, कॉम्पिटिशन निकल जाए, कोई भी एग्जाम मतलब अच्छे से क्लियर हो जाए, तो उसमें ये दिखाया गया है फाइनली कि भाई हमें ऐसी सफलता के लिए, रैंक के लिए, एस्पिरेंट थी, रैंक के लिए या फिर ये एग्जाम के लिए, यूपीएससी वगैरह जिसके लिए भी हर कोई ड्रीम कर रहा है, कि ऐसी चीजों के लिए हमें बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, वो सबको पता है। सेक्रीफाइस इन द सेंस आपको फ्रेंड्स से भी थोड़ा सा कट करना पड़ता है, फैमिली से भी दूर हो जाते हैं, घर परिवार वालों से सबसे दूर हो जाते हैं, थोड़ा थोड़ा सा डिस्टेंस बन जाता है, दूर होने का इन द सेंस मतलब कि डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। तो उसमें ये दिखाया गया है कि ये चीज हमें करनी नहीं चाहिए। एंड में ये सही ओपिनियन है गलत है, कैसे सही है, देखो मेरे ख्याल से वही बट अगर साल 2 साल 3 साल के सेक्रीफाइस के बदले आपकी पूरी जिंदगी या फिर आपका पूरा फैमिली की लाइफ इंप्रूव हो रही है, तो उसमें बुराई भी क्या है। नहीं नहीं, कुछ टाइम की तो बात है, और जब जब सिंपल, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपकी रैंक हो जाएगी, तो जो लोग आज आपसे दूर जा रहे हैं ना, कि भाई वो हमारे से बात नहीं कर रहा, गुस्सा ये है वो सब आपके पास खुद ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। हम्म क्या, तो कोई बात नहीं, मतलब मेरे ख्याल से देखो खाली हम्म, हाँ, मेरा बोलने का मतलब ये था, संदीप भैया का हुआ नहीं था इसलिए बोला उन्होंने, नहीं वैसे मतलब ये प्रैक्टिकली जितने भी बड़े बड़े टॉपर हुए हैं आपके, टीना डाबी हो गए, ये सब आईएएस वगैरह के, हर कोई यही बोलता है कि साल भर 2 साल भर 3 साल भर थोड़ा सा आपको सेक्रीफाइस करके पूरी लाइफ आपकी सुधर रही है, आपके दोस्तों की लाइफ सुधर रही है, और खाली आपकी और आपके परिवार की लाइफ थोड़ी सुधर रही है, आपकी लाइफ सुधरने का मतलब है आपने पूरी सोसाइटी की लाइफ सुधार दी, तो उसमें क्या बुराई है। हाँ नहीं, रिश्ते नाता तोड़ने का मतलब ये है इन द सेंस कि थोड़ा सा कट ऑफ हो जाता है, ये नहीं बोल रहे कि भैया आप बिल्कुल बात मत करो, हाँ, तो ये बोलने का मतलब है सेक्रीफाइस का, कि ऐसा नहीं कि आप पूरा टाइम दे रहे हो, पूरा पूरा रात भर लगे पड़े हो फोन पे, वो बोलने का मतलब है, तो सेक्रीफाइस का मतलब ये है। बाकी मोस्टली जितने भी टॉपर्स वगैरह होते हैं वो सब यही तो बोलते हैं, और इन द सेंस ये है कि एक बार कर लो साल 2 साल मेहनत, एक बार ही निकल गया तो खाली आप ही की लाइफ थोड़ी सुधर रही है, आपके जैसे पता नहीं दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जो बेचारे नहीं पढ़ाई कर पाते बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम्स, उनको भी आप हेल्प कराओ पढ़ाने में,
तो आपको जो बेसिकली सक्सेसफुल बनना है, एग्जाम निकालने हैं, उसका क्या ये ऑब्जेक्टिव थोड़ी है कि भाई मुझे खुद से बड़ा घर बना लेना है, मुझे अपनी ये गाड़ी खरीदनी है, मुझे वहाँ होटल में घूमने जाना है, गर्लफ्रेंड घुमाना है, ये वो करना है, ये सब ऑब्जेक्टिव नहीं है ना भाई। बहुत से ऐसे लोग हैं दुनिया में जो बिकॉज ऑफ एनी प्रॉब्लम फंस जाते हैं किसी सिचुएशन में, नहीं कर पाते अपने सपनों को पूरा, पढ़ाई नहीं कर पाते, चांस नहीं मिल पा रहे, तो उनको पूरा करवाओ ना जाकर। और ऐसा करने के लिए थोड़ा बहुत करना पड़ रहा है सेक्रीफाइस, थोड़ा बहुत कट ऑफ करना पड़ रहा है, तो क्या बुराई है इसमें। बट हाँ ये नहीं कि आप बिल्कुल जीरो कर दो, बट हाँ ये भी नहीं है कि इतना पूरा पूरा दिन लगे पड़े हैं बातों में। वो थोड़ा सा बैलेंस करने वाली चीज है जस्ट। बट अगर हाँ थोड़ा वो डिस्टेंस बनाकर हो रहा है तो क्या बुराई है उसमें। क्या हुआ? हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही तो है। इनफैक्ट आपके पास भी तो नहीं है, आपको लग रहा है अभी कि हमारे पास टाइम है, वो तुम्हें अभी लग रहा है कि हमारे पास टाइम है, तुम्हारे पास भी नहीं है टाइम। नहीं नहीं, कंपैरिजन करके ही मैं बता रहा हूँ। अभी तुमने अपने आसपास जो सर्कल देखा है, उस सर्कल में तुम्हें ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि बस 2 घंटे पढ़ाई कर ली बहुत पढ़ाई है, या 4 घंटे पढ़ाई कर ली बहुत पढ़ाई है, हमने 6 घंटे क्लास करी, हमने बहुत क्लास कर दी, बहुत मेहनत कर रहे हैं हम। वो तुम्हें अपने आसपास देख के लग रहा है जस्ट ऐसा। अगर कभी कंडीशन देखनी है तो निकलो मार्केट में बाहर, आपको दिखेगी एक्चुअल कंडीशन कैसी है। एक्चुअल कंडीशन ये है कि भाई जो मैं बता रहा हूँ रियलिटी तो बता रहा हूँ तुम्हें, ऐसे नहीं मजाक में हवा में चल रही है बातें। 5 घंटे ही सोते हैं लोग, ठीक है, ये रियलिटी चीज है, 5 घंटे ही सोते हैं। तुम्हें अभी लग रहा है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, ऐसा ही पॉसिबल है भाई। ये चीज हमने खुद ने करी है बहुत बहुत लंबे टाइम तक। 5 घंटे से ज्यादा नहीं, रात को 5 घंटे के आसपास, और दिन में आके आधा घंटा 15-20 मिनट नैप ले लिया, पावर नैप, बस दैट इज सफिशिएंट। और कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली तुम्हें। अगर तुम 2 महीने 4 महीने अगर 5 घंटे सो जाओगे तो। अभी लग रही है चीज की बहुत मेहनत कर ली हमने जिंदगी में, बहुत मेहनत कर रहे हैं हम, कुछ नहीं मेहनत कर रहे हैं हम, बहुत सेक्रीफाइस कर दिया हमने। क्या सेक्रीफाइस कर रहे हैं, कुछ भी नहीं करे बताओ। 3 घंटे 4-5 घंटे की तुम्हें क्लास ऐसी लगने लगती है, 5 घंटे 6 घंटे जैसे बहुत हमने कुछ पहाड़ तोड़ दिया। 11-11 घंटे क्लासेस चलती हैं बच्चों की, और ऐसा नहीं वो पढ़ते नहीं आके रूम पे, 11 घंटे क्लास करने के बाद में पढ़ते हैं, फिर 4-4 5-5 घंटे पढ़ते हैं। ऐसे मोटिवेशन है, डेडिकेशन होती है। मेरे खुद की चीजें देखी हुई हैं सामने। 12 घंटे स्ट्रक्चर मान रहे हो तुम झेलना, स्ट्रक्चर 12 घंटे झेलना, स्ट्रक्चर बोल रहा हूँ मैं, स्ट्रक्चर। उसके बाद क्लास छूटते ही सीधा एकदम लाइब्रेरी, समझो निकले, और सीधा एकदम कहाँ पे। और हमें क्या दिखेगा, चलो भाई 12 घंटे क्लास होगी अब सोते हैं आराम से जाके। ऐसा नहीं है कंडीशन, सीधा क्लास होती है 12 घंटे एकदम कहाँ पर, सीधा लाइब्रेरी में। और वहां पे पढ़ना 3 घंटे 4 घंटे पढ़ना, उसके बाद 5-4 घंटे की नींद ले लेना, ऐसी कंडीशन चलती है। तो वो जैसी सराउंडिंग होती है इंसान की, उसको वैसा ही दिखाई देती है चीजें। अभी वो कहते हैं ना ये, जैसे जितने बड़े तुम सर्कल में निकलते जाओगे तुम्हें उतना ही फील होते जाएंगे। तुम छोटे गांव में रहो जाके कहीं पे, छोटी सी जगह पे, वहां पे तुम्हें लगेगा कि बस 2 रोटी खा लो सुबह से शाम तक, बहुत है, ठीक है, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में। तुम निकलो शहरों में, तो लोगों को देखो यार, गाड़ी भी खरीद रहे हैं लोग, घर भी बना रहे हैं, तो यार थोड़ा सा मुझे भी करना चाहिए। तुम पहुंच जाओ मुंबई पहुंच जाओ, क्या दिखेगा यार, बड़ी बड़े बंगले बना रखे हैं लोगों ने, ये भी है, तो वो जैसे सर्कल में जाते जाएंगे वैसी चीज होती जाएगी। तो टाइम तुम्हारे पास भी नहीं है अभी, है टाइम लग रहा है तुम्हें, बट टाइम नहीं है। लिखो, क्या लिख रहे थे हम? एक सेकंड। हाँ, in cohesive soils when beta less than 5, beta less than 5 for any normal stress value, for any normal stress value, for any normal stress value। और मतलब ही तो है हर जगह पर। आपको क्या लग रहा है कि मतलब नहीं है हर जगह पर? कौन सी ऐसी चीजें बताओ जहां मतलब नहीं है? एक दो छोड़ दो बस, एक दो चीजें छोड़ दो, मैं वही बोल रहा हूँ, एक दो चीजें छोड़ दो। ऐसी कौन सी चीज है जो मतलब नहीं है बताओ? एक एग्जाम्पल बता दो आप, एक दो। पेरेंट्स को मत बोलना कि भाई ये पेरेंट्स हैं ये है, उनको छोड़ दो। तो बाकी बताओ मुझे कहाँ मतलब नहीं है, हर जगह मतलब ही तो है। incohesive soils when beta less than 5 for any normal stress, for any normal stress value।
ब्रैकेट में लिखो टाउ विल बी लेस देन टाउ एफ, टाउ विल बी लेस देन टाउ एफ, टाउ विल बी लेस देन टाउ एफ, एंड द स्लोप विल बी स्टेबल, एंड द स्लोप विल बी स्टेबल, एंड द स्लोप विल बी स्टेबल। अब ये आपको क्या लग रहा है कि हम यहाँ पे कोई ऐसे ही पढ़ाते हैं? भाई हमारा भी तो मतलब है कहीं ना कहीं। तुम कल रैंक निकाल दो, तुम मार्केट में बोलोगे कि देखो मैंने यहाँ से पढ़ा था कि मैंने यहाँ से मेरी रैंकिंग की, हमारा फायदा हो जाएगा, वो मतलब ही तो है। दूसरा, हम पढ़ा रहे हैं, हमें पैसा मिल रहा है, खत्म बात। देखो सिंपल चीज है, मेरे ख्याल से इंसान को दो चीजें कभी नहीं पूछनी चाहिए। एक तो पहली चीज तो ये, किसी भी पर्सन से उसकी सैलरी, और दूसरी चीज किसी लड़की से उसकी एज। ठीक है, लड़के से पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म अच्छा, सो ये दो चीज नहीं पूछते कभी स्टूडेंट्स से, उसकी परसेंटेज। लिखो, so tau will be less than tau f and slope will be stable, slope will be stable, slope will be stable, no matter whatever is the depth of slope, 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 no matter whatever is the depth of slope. Click on next. If beta more than 5, if beta more than 5, next point है, if beta more than 5, if beta more than 5, then up to point f, then up to point f, then up to point f, up to point f, slope will be stable, slope will be stable, slope will be stable, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा tau less than tau f, tau less than tau f, tau less than tau f, आगे लिखो, but beyond point f, but beyond point f, for beta more than 5, but beyond point f, for beta more than 5, but beyond point f, for beta more than 5, tau will be more than tau f, tau will be more than tau f, tau will be more than tau f, and slope will be unstable, and slope will be unstable. आया समझ में पॉइंट? जो बताया वही लिखा है आपको ना, कि अप टू पॉइंट एफ बीटा मोर देन 5 पे, अप टू पॉइंट एफ तक क्या रहेगा, स्लोप स्टेबल रहेगा, उससे आगे क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। लिखो नेक्स्ट पॉइंट, द हाइट ऑफ द स्लोप, the height of the slope corresponding to the critical point f, the height of the slope corresponding to the critical point f is called critical height of slope, is called critical height of slope, is called critical height of the slope at which factor of safety is equal to 1, at which factor of safety is equal to 1, at which factor of safety is equal to 1। आया समझ में? देखो नेक्स्ट, it can be concluded that for infinite slope, in cohesive soils, for infinite slope in cohesive soil, for infinite slope in cohesive soil, in cohesive soils, slope will be stable, slope will be stable, slope will be stable even when beta more than 5, even when beta more than 5, even when beta more than 5, provided that the depth of slope, provided that the depth of slope is less than critical depth,
provided that the depth of slope is less than critical slope is less than the critical depth. ठीक है, is less than the critical depth hc is less than the critical depth hc। बताओ ये सारे पॉइंट आ गए समझ में, जितने भी पॉइंट बताए हैं। अब क्या करना है आपको, ये कंडीशन लेनी है, इसको उठाओ कंडीशन को, hc के लिए फॉर्मूला ड्राइव करो जस्ट एक। कि कैसे निकालेंगे hc का फॉर्मूला, पता ही है कंडीशन, तो कैसे करना है, सिंपल फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल टू 1। फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना हो जाएगा आपके पास में, 1 हो जाएगा। तो लिखो इसको जरा कैसे करना है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू 1 एट कहां पे, z इज इक्वल टू hc पर। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू 1 एट z इज इक्वल टू hc। क्लियर है, करो यहाँ पर जरा, क्या होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फैक्टर ऑफ सेफ्टी, c प्लस गामा इंटू z इंटू कोस स्क्वायर इंटू tan phi डिवाइड बाय ये कंडीशन थी। ठीक है, अब एक काम करो, यहाँ पे z किसके बराबर हो गया, z इज इक्वल टू hc, z इज इक्वल टू hc पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू c प्लस गामा इंटू hc इंटू कोस स्क्वायर बीटा इंटू tan ऑफ ये कंडीशन है, दिस इज द कंडीशन। ठीक है, अब एक काम कर लो, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो इक्वेशन को, इसको इधर लेकर आ जाओ, जस्ट इस पैरामीटर को इधर लेके चले जाओ, मॉडिफाई करो, नोट करिए, इसको मॉडिफाई करो। सो क्या बनेगा आपके पास में, गामा इंटू एच सी इंटू कोस ऑफ बीटा इंटू साइन ऑफ बीटा इज इक्वल टू सी प्लस गामा एच सी कोस स्क्वायर बीटा इंटू टेन ऑफ फाइव हो जाएगी कंडीशन ना, दैट विल बी द कंडीशन। अब यहाँ से एक काम कर लो, जस्ट यहाँ से क्या करेंगे हम, एक काम कर सकते हैं, सी को सेपरेट कर लो। अगर आपको सी को सेपरेट करना है तो क्या करोगे, इधर इसको इधर लेकर आ जाओ ना, गामा इंटू एच सी इंटू कोस ऑफ बीटा इंटू साइन बीटा माइनस अंदर क्या बचेगा, गामा एच सी इंटू टेन ऑफ फाइव, ये बीटा है ना। ठीक, अब इसमें से क्या करो, यहां से हम क्या लिख सकते हैं, सी बाय एच सी इंटू गामा लिख सकते हैं, एच सी इंटू गामा इज इक्वल टू यहाँ से कोस स्क्वायर बीटा कॉमन लेते, कोस स्क्वायर बीटा जब कॉमन लोगे तो क्या बनेगा अंदर, कोस साइन बीटा बाई कोस बीटा बनेगा, यानी कि टेन बीटा बन गया, टेन बीटा ही तो बनेगा ना। और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस टेन फाइव, और यहाँ से ये जो पैरामीटर आपके पास में निकल कर आया है ना, इसके ऊपर आप 100-200 स्टार बना दो, दैट इज कॉल्ड एज अ टेलर्स स्टेबिलिटी नंबर, सी अपॉन एच सी इंटू गामा। सो क्या बन रहा है, सी अपॉन गामा इंटू एच सी इज इक्वल टू कोस स्क्वायर बीटा ब्रैकेट में टेन बीटा माइनस टेन फाइव आ गई कंडीशन। और यहाँ से एच सी क्या लिख सकते हो, एच सी कैन बी रिटन एज सी बाय गामा इंटू कोस स्क्वायर बीटा इंटू टेन बीटा माइनस टेन ऑफ फाइव, ये वैल्यू आ गई आपके पास में एच सी के लिए, दैट इज अ वैल्यू फॉर एच सी। एच सी की वैल्यू हो गई है, सो सी अपॉन गामा इंटू कोस स्क्वायर बीटा ब्रैकेट टेन बीटा माइनस टेन ऑफ फाइव इज इक्वल टू व्हाट, एच सी। और ये फॉर्मूला, इस पे क्वेश्चन देखिएगा आपको, गेट में क्वेश्चन देखिएगा इस फॉर्मूले में आपको, देखो कितनी सिंपल सी चीज है, सिंपल है नहीं है बताओ, ये सिंपल है नहीं है, देखो फिर एच सी क्या होता है, एच सी को कहते हैं क्रिटिकल डेप्थ,
इसके बराबर में लिख लो क्रिटिकल डेप्थ। क्या है? क्रिटिकल डेप्थ है, दैट इज क्रिटिकल डेप्थ। सो C अपॉन गामा इंटू कोस स्क्वायर बीटा ब्रैकेट tan बीटा माइनस tan phi इज इक्वल टू HC, दैट इज कॉल्ड एज अ क्रिटिकल डेप्थ। और यहाँ से एक चीज आपको जो समझ में आती है कि भाई C बाय गामा इंटू HC इज इक्वल टू व्हाट? बीटा माइनस tan बीटा माइनस tan phi, दैट इज कॉल्ड एज टेलर्स स्टेबिलिटी नंबर। इसको क्या कहते हैं? SN इज इक्वल टू C अपॉन HC इंटू गामा। SN से रिप्रेजेंट करते हैं, SN लिख लो। कोस स्क्वायर बीटा tan बीटा माइनस tan phi C अपॉन HC इंटू गामा। यहाँ पे लिख लो SN इज इक्वल टू टेलर्स स्टेबिलिटी नंबर। लिख लिया, SN इज इक्वल टू टेलर्स स्टेबिलिटी नंबर। सो SN क्या होता है? टेलर्स स्टेबिलिटी नंबर होता है C अपॉन HC इंटू गामा। HC इंटू गामा SN इज इक्वल, ठीक है? आया समझ में? HC क्या है यहाँ पे लिखो, HC इज इक्वल टू व्हाट? क्रिटिकल हाइट ऑफ द स्लोप। HC है क्या? क्रिटिकल हाइट ऑफ स्लोप है। HC है आपके पास क्रिटिकल हाइट ऑफ द स्लोप है, एंड HC इज इक्वल टू व्हाट? क्रिटिकल हाइट ऑफ द स्लोप। चलिए आगे कंडीशन समझ। ओके, अब नेक्स्ट आता है, ये तो हो गया क्रिटिकल हाइट ऑफ द स्लोप। टाइम क्या हुआ अभी? 49। सो बाद में करेंगे क्या कंटिन्यू? 4 बजे दूसरी क्लास थी आपकी शायद, ठीक है? तो मैं भी थोड़ा सा लंच वंच भी करना है अभी। 1 घंटे का गैप मिलेगा ना? ठीक, आगे करते हैं कंटिन्यू। बंद कर दें? तो आगे करें कंटिन्यू। मेरे ख्याल से कल खत्म हो जाएगा आपका टॉपिक ना, टेलर्स वाला ये जो चैप्टर है स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप, कल ये खत्म हो जाएगा। और ये खत्म होने का मतलब है सर हाइड्रोलॉजी, हाँ हाइड्रोलॉजी आज से है आपकी क्लास, बिल्कुल मैं ही ले रहा हूँ। हाइड्रोलॉजी आज से है आपकी 4 बजे से, 4 बजे से हाइड्रोलॉजी है। पता नहीं उधर चलेगी या इधर चलेगी, वो एक बार आप कंफर्म कर लेना। वो मैं बता रहा हूँ, कंफर्म कर लेना एक बार, श्योर नहीं मतलब किधर होगा। तो सुबह इन्वायरमेंट है, दोपहर को सॉइल है। क्या बोला था मैंने? हाँ कर लूंगा मैं, क्या दिक्कत है, हम तो कुछ भी कर सकते हैं। क्वेश्चन थे, आप एक काम कर लो, चाहे तो मैसेज करके छोड़ दो, क्योंकि 1 घंटे का गैप मिला है जस्ट। सुबह से चल रही है क्लास, 10 बजे से मेरी 10:30 से। बताओ क्या पूछ रहे हैं? एक सेकंड। स्टेडी स्टेट सीपेज इज टेकिंग प्लेस थ्रू अ सॉइल एलिमेंट एट Q, ठीक है? below the ground surface immediately downstream of the below the ground surface immediately downstream of the, ये थोड़ा सा क्वेश्चन है, इसका 10 मिनट तो ये कहानी पढ़ने में लग जाएगी। बोलो, या फिर आप एक काम करना, हाइड्रोलॉजी की क्लास के बाद पूछ लेना, ठीक है? उस समय क्योंकि रिलैक्स ही रहेगा सब, उसके बाद कोई क्लास की टेंशन नहीं होगी। हाइड्रोलॉजी करोगे ना क्लास? हाइड्रोलॉजी नहीं, हाइड्रोलॉजी आपकी 4 बजे से चलेगी, कितने बजे तक? लगभग 6 बजे तक मान लो आप। आज तो फर्स्ट डे रहेगा तो थोड़ा सा कम ही रखेंगे ना, तो बीच में आधे घंटे का गैप मिलेगा। हाँ 8:1 से तो आपको पोर वाटर प्रेशर मिल जाएगा। थैंक यू थैंक यू। टोटल के लिए आपका एक ही तरीका रहता है, जिस भी पॉइंट पे निकाल रहे हो आप, टोटल के लिए आप क्या करोगे, उससे ऊपर मटेरियल देखो, जैसे वोडा ही वोडा दे रखा है ना यहाँ पर, सॉइल भी तो होगी यहाँ पर, बीच में सॉइल शो नहीं कर रखी इसमें, है ना? हाँ
नहीं, पोर वाटर प्रेशर को इफेक्टिव कैसे बोल सकते हैं? लेकिन पोर वाटर प्रेशर है तो इफेक्टिव तो जनरेट ही नहीं होगा वहां पर। हाँ, आप ये देखो ना, अगर पोर वाटर ही है वहां पे, सिर्फ अगर सॉइल है ही नहीं, तो इफेक्टिव से जनरेट कैसे हो जाएगा? या तो इन्होंने कुछ गलती करी है क्वेश्चन में, क्योंकि सिंपल है भाई। गामा दिया तो है इसमें क्वेश्चन में, गामा वेल गिव रखा है, यूनिट वेट ऑफ द सॉइल 18 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इनका 15 आ रहा है, प्रेशर हेड से मैच कर रहा है। नहीं, टोटल तो आएगा ही, क्योंकि अगर खाली वाटर वाटर है आपका, अगर सॉइल है ही नहीं तो कैसे जनरेट हो सकता है? नहीं, ऐसे नहीं लिख सकते, वो गलत कर रखा है, वो गलत कर रखा है, गलतियां कर रखी हैं इसमें, डेफिनेटली ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, नहीं आपने तो ऐसे करा है, लेकिन इन्होंने पोर वाटर प्रेशर को इफेक्टिव बोल दिया, ऐसे कैसे पॉसिबल है? एक सेकंड में इसको बंद कर दूं।